अध्याय 61। मैं एक अंग्रेजी गीत गाने का इरादा नहीं करता। रिया का स्वभाव मासूम था। जय शर्मा की तारीफ सुनने के बाद कि वे कितने शानदार हैं, वे प्रवाह के साथ चली गई और लापरवाही से कुछ अच्छे शब्द बोली। ये शब्द बोलते ही जय शर्मा को लगा जैसे वे बादल नौ पर तैर रहे हों। उनके दिमाग में उन्होंने सोचा कि रिया वाकई उनके साथ ज्यादा करीब होकर कुछ फायदा लेना चाहती हैं, और वे खुद पर बहुत गर्व महसूस करने लगे। किसी स्टार्टअप के एक मामूली लड़के की तुलना मेरे जैसे प्रभावशाली अधिकारी के बेटे से कैसे हो सकती है। जय शर्मा ने महसूस किया कि वे पहले ही चीजों को गड़बड़ा रहे थे, उन्हें शिवा पर जोर डालने की जरूरत नहीं थी। जितना ज्यादा जय शर्मा ने सोचा, उन्हें लगा कि उनका परिपक्व और गंभीर रवैया उनकी सम्मानजनक और बुद्धिमान छवि को और निखारेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत सबको बुलाया। कृपया सभी अपनी सीट लें, आज के सारे खर्चे मेरे, जय, की तरफ से होंगे। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं। रिया को देखते हुए जय शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, रिया, तुम शायद इस जगह से वाकिफ नहीं होगी। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें आज रात बहुत मजा आएगा। अरे, रिया ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और मुस्कुराते हुए बोली, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, हे जय। सब लोग मजे में लगे रह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गाऊं या नाचूं, मैं बस शिवा भैया के पास बैठकर देख सकती हूँ। जय शर्मा की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं और उन्हें गुस्सा आने लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि रिया बस एक शर्मीली लड़की है, तो उन्होंने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो तुम श्री शिवा के पास बैठ सकती हो। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछना, विनम्र होने की जरूरत नहीं। विनम्र होने बजट की जरूरत नहीं। शिवा ने हंसते हुए कहा, जरूर, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अगर मैं विनम्र रहा तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं विभाग प्रमुख जय का अपमान कर रहा हूँ? क्यों न हम पहले सूलर रेड वाइन की कुछ बोतलें मंगवाएं, ताकि माहौल थोड़ा और गर्म हो और सबको गाने की एनर्जी मिले। जय शर्मा के दिल में तिरस्कार का तूफान उठा। उन्होंने इस देहाती को मन ही मन कोसा, जो सिर्फ फायदा उठाना और मुफ्तखोरी करना जानता था। लेकिन स्वाभाविक रूप से सूलर रेड वाइन की कुछ बोतलें उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थीं, और उन्होंने लापरवाही से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहा, बिल्कुल ठीक है, श्री शिवा। आप जो चाहें, सूलर रेड वाइन की बोतलें सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी शिक्षक, जो बैठे थे, उत्साह से भर गए। हालांकि उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन मुफ्त शराब की बात आने पर मजा और बढ़ जाता है। शिवा ने आदर भरी अभिव्यक्ति दिखाई और तुरंत वेटर को ढूंढने के लिए दरवाजे की ओर गए। वेटर से बात करने के बाद वे तुरंत अपनी सीट पर लौट आए और रिया के पास बैठ गए। मुस्कुराते हुए बोले, जरूर, विभाग प्रमुख जय की जेबें गहरी हैं। मैंने सूलर रेड वाइन की 5 बोतलें ऑर्डर की हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि ये काफ़ी होगी। 5 बोतलें? जय शर्मा ने मन ही मन तंज कसा। 10 बोतलें ऑर्डर करने पर भी इसे बड़ी रकम नहीं माना जाएगा। श्री शिवा बहुत विनम्र हैं। इतने सारे लोगों के लिए 5 बोतलें जरूर कम पड़ेंगी। हमें बाद में कुछ और बोतलें ऑर्डर करनी चाहिए। स्टारलाइट लाउंज में वेटरों की दक्षता बहुत ऊंची थी। सबने थोड़ी देर चैट करने के बाद बर्फ की बाल्टी में रखी सूलर रेड वाइन की बोतलें परोस दी गईं। जब सबने बाल्टी में रेड वाइन की 5 बोतलें देखीं, तो वे तुरंत हैरान रह गए। 5 बोतलें वाकई सूलर की प्रीमियम रेड वाइन थीं, जो नासिक की मशहूर वाइनरी से थीं। शराब की थोड़ी सी समझ रखने वाला कोई भी इस ब्रांड को पहचानता था। इसके अलावा ये बोतलें 10 साल से ज्यादा पुरानी थीं, जिनकी कीमत लाखों रुपये से कम होना असंभव था। स्वाभाविक रूप से जय शर्मा इन बोतलों की कीमत से सबसे ज्यादा वाकिफ थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवा ने जो रेड वाइन ऑर्डर की, वह ऐसी होगी। उन्हें लगा था कि यह कोई साधारण रेड वाइन होगी, जिसकी कीमत प्रति बोतल 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। असहाय होकर अपनी जेब से 5 लाख रुपये उड़ते देख जय शर्मा को खून का उबाल महसूस हुआ।
ये वाकई विभाग प्रमुख जय का शुक्रिया है। मैं आमतौर पर ऐसी शराब पीने की हिम्मत नहीं करता। कुछ तेज दिमाग शिक्षकों ने शिवा की चाल को भांप लिया और मन ही मन हंसते हुए तारीफ के शब्द बोले। जय शर्मा की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई थी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ये तब तक कुछ भी नहीं जब तक सब खुश हैं। इस पल में उनका शुरुआती उत्साह अब तूफान में फंसे जैसे चिड़चिड़ेपन में बदल गया था। शिवा को ध्यान से देखने के बाद, जो बाकी शिक्षकों के साथ मजे से बात कर रहा था, जय शर्मा इस शख्स को सबक सिखाने का तरीका सोचने लगे, जो अपनी औकात नहीं समझता था। फिर भी कमरे के शिक्षक इससे बेपरवाह थे। वे हाई होने लगे थे और बिना किसी शिक्षक की समझदारी के अपने दिल की गहराई से गाने और नाचने लगे। अगर उनके छात्रों ने उन्हें इस पल में देखा होता तो वे इस बेतुके नज़ारे से अपनी आंखें मल लेते। रिया चुपचाप सोफे पर बैठी रही, सुनती रही और कभी कभी मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स का एक टुकड़ा खा लेती थीं। उनकी शांत और संतुष्ट अभिव्यक्ति में हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी उन्होंने गायन में हिस्सा नहीं लिया। जय शर्मा ने अपनी भावनाओं को फिर से काबू में किया। रिया को दूसरों के गायन में डूबा देख उन्हें तुरंत एक आइडिया आया। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और बोले, आज की पार्टी हमारी शिक्षिका रिया के स्वागत के लिए है। आपके विभाग प्रमुख के तौर पर मैं रिया के लिए एक गीत गाऊंगा जो अभी मेरे पास है। शिक्षकों को पता था कि जय शर्मा रिया को पसंद करते हैं, तो उन्होंने तालियां और हौसला बढ़ाकर उनका साथ दिया। रिया अपने दिमाग के अंत में थी और शिवा की ओर खुशी से देख रही थीं। ये देखकर कि शिवा की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, उन्होंने थोड़ा सुकून महसूस किया। इस समय जय शर्मा पहले से ही गहरी भावनाओं में डूबे थे। उन्होंने सिस्टम में एक गीत डाला और बोले, मैं मिस रिया को उपहार के रूप में तुम ही हो गाऊंगा। सच कहें तो विभाग प्रमुख जय का गायन काफी अच्छा था। हालांकि कुछ ऊंचे नोट्स को वे नहीं छू पाए, फिर भी उन्होंने अरिजीत सिंह का पूरा गीत तुम ही हो गा लिया। ये गहरी भावनाओं से भरा था, ऐसा लगता था जैसे उन्होंने इसे कम से कम 700 to 800 बार गाया हो। अगर कोई साधारण लड़की ये सुनती तो वह जरूर भावुक हो जाती। सभी शिक्षकों ने तालियां बजाईं और हौसला बढ़ाया और रिया ने भी ताली बजाते हुए शुक्रिया कहा। जय शर्मा खुद से खुश थे, लेकिन अचानक देखा कि शिवा ने ताली नहीं बजाई बल्कि खुद के लिए शराब डाल रहे थे। जय शर्मा का दिल फिर से गुस्से से भर गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, शुरू से अब तक श्री शिवा ने एक भी गीत नहीं गाया। क्या आप एक गीत गाकर सबके कानों को खुशी दे सकते हैं? अरे! शिवा की भौहें उठीं। उन्होंने वाइन ग्लास नीचे रखा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोले, मुझे लगता है ये जरूरी नहीं। मैं गायन में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। ये कैसे चलेगा? सबने गाया है, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये गौन है। सबसे जरूरी है हिस्सा लेना। जय शर्मा को लगा कि उन्हें आखिरकार शिवा को शर्मिंदा करने का मौका मिल गया और तुरंत बोले, एक बार श्री शिवा गा लें तो हम रिया को भी गाने के लिए बुलाएंगे। सब क्या सोचते हैं? शिक्षकों का खाना पीना जय शर्मा के पैसे से था, तो स्वाभाविक रूप से वे इस अनुरोध से सहमत हो गए। सबने शिवा और रिया को गाने के लिए चिल्लाकर बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि रिया को गाने की हिम्मत नहीं थी, वे शिवा की गायन आवाज सुनना चाहती थीं। आखिरकार जब एक महिला किसी पुरुष के लिए आकर्षित होती है तो वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। क्यों न आप एक गाना गा दें, शिवा भैया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बुरा गाते हैं। चलो सबको खुश करते हैं। रिया अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और उन्हें प्रोत्साहित किया। शिवा के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सिर खुजलाया और माइक्रोफोन लिया। वे धीरे से खड़े हुए और बोले, दरअसल मैं सिर्फ 6 महीने पहले लौटा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ के लोकप्रिय गानों के बारे में ज्यादा नहीं सुना। अगर मुझे गाना है तो कृपया मुझे किसी दूसरे देश का गीत चुनने दें। श्री शिवा भी विदेश से लौटे हैं। सचमुच? उन्होंने इसे वाकई छिपा कर रखा। अरे, घमंड करना ठीक नहीं। कई शिक्षकों ने तुरंत ध्यान दिया।
साफ था कि उन्हें यकीन नहीं था कि यह शख्स, जो विदेश से लौटा है, ये बात छिपा रहा था। वरना वह किसी स्टार्टअप का छोटा कर्मचारी कैसे हो सकता है? जय शर्मा को पक्का लगा कि शिवा भागने की कोशिश कर रहा है। गर्व से मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं श्री शिवा, कोई विदेशी गीत चुन सकते हैं। हम सब यहाँ अंग्रेजी शिक्षक हैं, तो हम समझ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी शिक्षकों ने उत्साह दिखाया। शिवा ने अपना गला साफ किया और कंप्यूटर पर एक गीत चुना। जैसे ही गीत की पृष्ठभूमि बजी, वे विनम्रता से सबको मुस्कुराकर बोले, माफी चाहता हूँ, मैं कोई अंग्रेजी गीत गाने का इरादा नहीं करता। अगला गीत सबके लिए है। ये लैटिन गायिका शकीरा का हिप्स डोंट लाई है। गीत का समृद्ध लैटिन आकर्षण कमरे में सबके लिए एक सहज भावना ले आया। शिवा की आवाज में गहराई थी, जो गीत के साथ पूरी तरह मेल खाती थी, और उन्होंने अपना रेंडिशन शुरू किया। I never really knew that she could dance like this. She makes a man want to speak Spanish. Como se llama? Benita, mi casa, su casa. नोट: अछूता। वहां मौजूद लगभग हर शख्स ने अविश्वास में अपनी आंखें खोल दी। जय शर्मा को ऐसा लगा जैसे उनके गले में मुर्गी का अंडा अटक गया हो। मधुर संगीत और बेकाबू, भोगवादी आवाज का मेल, इस लैटिन गीत ने सबको एक खूबसूरत और भावुक दृश्य में डुबो दिया। जैसे ही संगीत रुका, जय शर्मा को छोड़कर सबने जोर शोर से तालियां बजाईं। रिया की आंखें भी नम थीं, और खुशी से एक नशे में डूबी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। शिवा थोड़ा शर्मिंदा थे, और शिक्षकों के एक और गीत गाने के जिद्दी अनुरोध को टाल दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, गाना बहुत थकाऊ है। इस बार किसी को शक नहीं हुआ कि शिवा शर्मिंदगी से डर रहे थे। आखिरकार सब विदेशी भाषा के शिक्षक थे, और जानते थे कि विदेशी भाषा समझना और उसका गीत गाना एक ही स्तर की बात नहीं है। आमतौर पर किसी की विदेशी भाषा की काबिलियत जांचने के लिए उनके गीत गाने की क्षमता देखनी पड़ती है, और उससे उनके स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद माहौल खुशहाल और मज़ेदार रहा, लेकिन जय शर्मा, जिन्हें शिवा ने महिलाओं को हंसाने में मजबूर कर दिया था, मन ही मन पछता रहे थे। अफसोस कि उन्हें नहीं पता था कि शिवा खुद भी अपनी असल पहचान नहीं जानते। चूंकि अगले दिन स्कूल जाना था और कक्षाएं पढ़ानी थीं, 10 बजे से पहले ही शिक्षकों ने घर लौटने का फैसला किया। बाहर निकलते वक्त सबके चेहरों पर शराब से हल्का सा लाल रंग था, और उनकी आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो गई थीं। शिवा और कई पुरुष शिक्षक गर्मजोशी से बात कर रहे थे। एक मोड़ पर चलते हुए उनकी आंख के कोने से उन्हें एक कमरे के दरवाजे की झलक दिखी, जिसमें एक परिचित शख्स घुस रहा था। वह यहाँ क्यों होगा? रिया, जिनका ध्यान हमेशा शिवा पर रहता था, ने उनकी त्योरियां चढ़ी देखी और पूछा, क्या बात है शिवा भैया? ओह, शिवा ने उन्हें मुस्कान दी, कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने किसी जान पहचान वाले को देखा, लेकिन शायद मेरी गलती होगी। जय शर्मा ने 8 लाख रुपये से ज्यादा का बिल चुकाने के बाद, जो उन्हें दर्द दे रहा था, समूह स्टारलाइट लाउंज छोड़कर कार पार्क की ओर चला। हालांकि वे पूरी रात उदास रहे, जय शर्मा अपने सबसे अहम मकसद को नहीं भूले। वे जल्दी से रिया के पास गए, शालीनता से मुस्कुराए और बोले, रिया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी है, और तुम्हें उसमें सैर करा सकता हूँ। ये कहते हुए जय शर्मा ने एक चमकदार सिल्वर होंडा अकॉर्ड की ओर इशारा किया। स्ट्रीट लाइट के नीचे वह वाकई बहुत आकर्षक लग रही थी। शिक्षक सब समझ गए, ये कार 1.6 करोड़ रुपये से ज्यादा की होगी। पेट्रोल के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं, फिर भी विभाग प्रमुख जय ने नई कार ली है। कितना शानदार! हालांकि शिक्षकों की तनख्वाह कम नहीं थी, लेकिन ज्यादातर के पास मारुति सुजुकी, हुंडई जैसी कारें थीं, जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपये थी। नोट: आपको आश्चर्य हो सकता है कि मारुति सुजुकी और हुंडई होंडा की तुलना में इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं। मेरा मतलब है, मुझे भी हुआ था, लेकिन मुझे याद है कि भारत में मारुति सुजुकी का एक कारखाना देखा था,
जहां बनी कारें 10 to 15 साल पुराने डिज़ाइन और थोड़ी सस्ती दिखती थीं। शायद होंडा जैसे ब्रांड की साख तुलना में ज़्यादा है। रिया ने अजीब सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, विभाग प्रमुख जय, मुझे लगता है आपको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले ही इतने आतिथ्य के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेहतर होगा कि मैं शिवा भैया की कार से घर जाऊँ। शिवा भैया मेरे घर के रास्ते से बहुत वाकिफ हैं। जय शर्मा ने उत्सुकता का दिखावा करते हुए पूछा, ओह, श्री शिवा ने भी यहाँ कार लाई है। मुझे लगा आप लोग टैक्सी से आए हैं। श्री शिवा की कार कहाँ है? शिवा डकार ले रहे थे। उनका पेट ड्राई फ्रूट्स और शराब से भरा था। शराब की उनकी क्षमता पहले ही ठीक हो चुकी थी, फिर भी वे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उनके दिमाग में अभी भी उस शख्स की छवि थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। जय शर्मा के शब्द सुनकर उन्होंने लापरवाही से अपनी जेब से BMW की चाबी निकाली और अनलॉक बटन दबाया। सबने सिर घुमाकर देखा और एक सफ़ेद BMW को एक कोने में खड़ी चमकते देखा, जिस पर नीला और सफ़ेद प्रोपेलर जैसा लोगो था। सबने ठंडी सांस ली। हे भगवान, ये BMW नहीं है। एक शिक्षक, जिसे कारों का कुछ ज्ञान था, की आंखें चमक उठी। देश में इस कार की कीमत 2.4 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। पहले मैंने कुछ अमीर कारोबारियों के बेटों को इसे चलाते देखा था। कभी नहीं सोचा था कि श्री शिवा ऐसी कार चलाते हैं, वो भी लेटेस्ट मॉडल। हालांकि बाकी शिक्षक मॉडल के नाम से अनजान थे, वे BMW के बारे में जानते थे और समझ गए कि कार का स्तर क्या था। जय शर्मा भी हैरान रह गए। उनका चेहरा हरा और बैंगनी पड़ गया। चाहे वे कितने भी नासमझ हों, वे यह नहीं मान सकते थे कि BMW चलाने वाला कोई साधारण स्टार्टअप कर्मचारी है। हालांकि वे अभी भी हैरान थे कि शिवा की असल पहचान क्या है। इस वक्त उन्होंने फिर भी दोस्ताना और चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। श्री शिवा ने वाकई इसे छिपाकर रखा। यह मेरे लिए सचमुच आंखें खोल देने वाला है। लानत है, इस अमीर शख्स को बाघ खाने के लिए सुअर बनने से बेहतर कुछ नहीं मिला, जो स्टार्टअप कर्मचारी बनने का नाटक कर रहा है। विभाग प्रमुख जय की जेबें गहरी हैं। शिवा मुस्कुराए और बोले, आज मैं काफी नशे में हूँ। आपके आतिथ्य के लिए शुक्रिया, अलविदा। ये कहते हुए उन्होंने रिया का हाथ खींचा और कार की ओर चल दिए। सभी शिक्षकों ने सफ़ेद BMW को स्टॉट होते और ईर्ष्या भरी नज़रों से जाते देखा। उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। शिवा की पहचान इन लोगों के दिलों में सबसे बड़ा रहस्य बन गई थी। जय शर्मा अपनी कार में लौटे, इंजन स्टार्ट किया और कार की चमकदार रोशनी देखी। जो गर्व उन्हें पहले महसूस हुआ था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से थपथपाया और अंधेरे में उनके विद्वान चेहरा थोड़ा भयावह लग रहा था। गीत अरिजीत सिंह का तुम ही हो, शकीरा का हिप्स डोंट लाई। अध्याय 62, दोनों अजीब लोग। शिवा की कार में बैठी रिया ने महसूस किया कि यह उनके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था, जो उस दिन से भी ज्यादा रोमांचक था जब उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। लड़की के चेहरे पर लगातार मीठी मुस्कान थी। इसने शिवा को, जो गाड़ी चला रहा था, अवाक कर दिया। क्या तुम खुश हो? शिवा पूछने से खुद को रोक नहीं सका। रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि विभाग प्रमुख जय बहुत खुश नहीं थे। शिवा ने रिया को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए विरोध नहीं कर सके, तो पता चला कि तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी अनजान बनने का नाटक किया। ही, रिया ने होंठ सिकोड़े और हंसते हुए बोली, वाकई में मुझे सब कुछ नहीं पता था, लेकिन ध्यान से सोचने पर मैं कुछ चीजें समझ गई जो शिवा भैया ने की थीं। सुनो, अगर जय शर्मा भविष्य में तुम्हें तंग करता है या तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है, तो मुझे बताना। ठाकुर परिवार के पिता और बेटे की तरह मैं इसका ख्याल रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। शिवा ने गंभीरता से कहा। हाँ, शिवा भैया को समझ आ गया। शुरुआत से अंत तक रिया ने ठाकुर परिवार के पिता और बेटे के बारे में कुछ नहीं पूछा और उनकी समझदारी ने शिवा को हैरान कर दिया। शिवा ने भी राहत महसूस की। शायद यह लड़की शुरू में जितना सोचती थी,
उससे कहीं ज्यादा जानती थी, लेकिन ज्यादातर वक्त वह पड़ोस की मासूम लड़की की तरह व्यवहार करना पसंद करती थी, जो चुपके से उनकी फिक्र करती थी। जब वे रिया के घर पहुंचे, रमेश जी और उनकी पत्नी शांति आंटी अभी अभी अपनी सैर से लौटे थे। शिवा और रिया को कार से उतरते देख उन्होंने हैरानी भरा भाव दिखाया। अरे नौजवान, तुम तो अमीर हो गए। रमेश जी ने शिवा की कार देखी और खुशी से हैरान होते हुए बोले, मुझे पता था कि तुम साधारण शिवा नहीं थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। तुमने नौकरी बदल ली और तुम्हारा हाथ ठेला अब 4 पहियों वाली गाड़ी में बदल गया। नोट: हाथ ठेला शिवा के पुराने खाने के ठेले को दर्शाता है। शांति आंटी की नज़र रिया के हाथों में कपड़ों के बैग पर पड़ी, जो वे कार से उतरते वक्त ले रही थीं। उत्साह से पूछा, रिया, तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे? ये जो बैग हैं, वे भी बहुत शानदार लग रहे हैं। ये कपड़े जरूर बहुत महंगे होंगे ना? माँ, रिया ने शर्माते हुए पुकारा और बोली, ये शिवा भैया ने मेरे लिए खरीदे हैं। दंपति ने अजीब से भाव दिखाए, लेकिन खुश थे। जिस तरह उन्होंने शिवा को देखा, वह और भी स्नेहपूर्ण हो गया। रिया को पता था कि उनके माता पिता के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि शिवा शादीशुदा है, तो वे जरूर उन्हें भविष्य में शिवा से मिलने से रोक देते। इसलिए वे बस अपने शर्माते चेहरे को सहन कर सकीं और जल्दी से अपने कपड़ों के बैग उठाकर घर में घुस गईं। वे शिवा को अलविदा कहना भी भूल गईं। रमेश जी ने ईमानदारी से कहा, शिवा, रिया का बचपन से ही बड़ा मुश्किल वक्त रहा है। उसे निराश मत करना। शिवा को समझ नहीं आया कि हंसना है या रोना। उन्हें नहीं पता था कि क्या कहें, तो बस ईमानदारी से सिर हिलाया। इस वक्त सफाई देना बेकार था और सिर्फ ज्यादा परेशानी लाता। अपने दामाद की तरह व्यवहार करने वाले बुजुर्ग दंपति को अलविदा कहने के बाद शिवा को खोया और उदास सा महसूस हुआ। गाड़ी चलाते वक्त उन्होंने सोचा, अगर उनकी मुलाकात संयोग से उस रानी साहिबा अंजलि से न हुई होती, तो रिया से शादी करना वाकई एक बहुत अच्छा विकल्प होता। वे विचारशील और गुणी हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, शिवा ने ऐसे विचारों को झटक दिया। कोई बात नहीं, उन्हें अभी भी अंजलि के साथ इस रास्ते पर चलना था। भविष्य की बात कौन भविष्यवाणी कर सकता है? जब वे कृष्णा विहार में अपने घर लौटे, बाहर की हवा पहले से ही ठंडी हो चुकी थी। ठंडी हवा ने पेड़ों की चोटियों को हिला दिया, जिससे विशाल और खाली विला बेहद शांत लग रहा था। शिवा दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे और घर में घुसने ही वाले थे, तभी उन्होंने दाई माँ को अंदर से दरवाजा खोलते देखा। दाई माँ, आप इतनी रात गए बाहर जा रही हैं? शिवा ने हैरानी से पूछा। दाई माँ खुश थीं, मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम लौट आए। बिल्कुल सही वक्त है। मैं उन किताबों को लेने जा रही थी, जो मालकिन अस्पताल में चाहती थीं। हालांकि मालकिन ने आधे महीने तक भर्ती रहने की सहमति दी है, लेकिन वे कहती हैं कि उन्हें किताबें पढ़नी हैं। शायद बेटा मेरे साथ चल सकता था। मुझे लगता है मालकिन बहुत खुश होंगी। कोई नहीं बता सकता कि वे खुश हैं। शिवा ने मन में सोचा। फिर बोले, दाई माँ, अब काफी रात हो चुकी है। आप जल्दी आराम क्यों नहीं करती? मैं खुद किताबें पहुंचा दूंगा। दाई माँ ने समझा कि यह जोड़ा कुछ निजी समय चाहता है, और उन्होंने कोई बेकार बात नहीं की। उन्होंने तुरंत शिवा को किताबों का बड़ा प्लास्टिक बैग थमा दिया और घर लौट गईं। शिवा, जो अभी अभी घर लौटे थे, आज दूसरी बार नासिक प्राइम अस्पताल की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद जब वे अंजलि के वार्ड में पहुंचे, वहां की रोशनी अभी भी जल रही थी। हालांकि अंजलि उस कमरे में अकेली नहीं थी। वहां एक और महिला बैठी थी, जो शिवा से मिलकर ज्यादा खुश नहीं दिखी, भले ही वह एक सच्ची सुंदरता थी। अरे, कोई व्यस्त शख्स भी अस्पताल में मुलाकात के लिए आना जानता है। मीरा राजपूत अंजलि के साथ कुछ बात कर रही थीं। शिवा को दरवाजा खोलते देख उन्होंने नाखुशी से उनका मजाक उड़ाया। शिवा ने इस घमंडी महिला को नजरअंदाज किया, जो उनसे झगड़ने की कोशिश करती रहती थी।
मुस्कुराते हुए उन्होंने किताबों का बैग बेडसाइड टेबल पर रखा। दाई माँ सालों से भाग दौड़ कर रही हैं। इतनी रात गए उनके लिए घर छोड़ना मुश्किल है, तो मैंने उनकी जगह किताबें लाने का फैसला किया। अगली बार बस मुझे फ़ोन कर देना। दाई माँ जैसे बुजुर्ग के लिए इतनी मेहनत करना ठीक नहीं। अंजलि ने उदासीनता से किताबों की ओर देखा और बोली, अगली बार मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। अंजलि के अपने शब्दों को सुनने पर शिवा को काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई। लगता है यह महिला बहुत तर्कसंगत है और सिर्फ उदासीन और ठंडे स्वभाव वाली नहीं है। मीरा राजपूत ने अपनी नाक सहलाई और असंतोष से बोली, शिवा, तुम्हारे कपड़ों से शराब की गंध आ रही है। और पास मत आना, अंजलि की नाक को तकलीफ होगी। ओह! शिवा ने माफ़ी मांगी और कुछ कदम पीछे हट गए। मैंने अभी कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक की थी और भूल गया कि मैंने नहाया नहीं है। अंजलि इतनी थकी और बीमार है कि बिस्तर पर पड़ी है, और तुम, उनके पति होकर, अभी भी मज़े लूटने में लगे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मीरा राजपूत ने तिरस्कार से तंज कसा। यहाँ तक कि मिट्टी का पुतला भी ऐसे इल्ज़ामों से गुस्सा हो सकता था। शिवा थोड़ा अधीर हो गए। मेरी पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? मालिक को फिक्र नहीं, पर नौकर को बेचैनी। नोट: इस मुहावरे का मतलब है कि शामिल शख्स शांत और संयमित है, फिर भी कोई बिन बुलाया फिक्र कर रहा है। तुमने क्या कहा? मीरा राजपूत की आंखें चौड़ी हो गईं। वे खड़ी हो गईं, गुस्से से उनकी सुडौल छाती बार बार ऊपर नीचे हो रही थी और उनका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ गया। तुम मुझे नौकर कहने की हिम्मत करते हो? तुम ही नौकर हो। मैं नौकर हूँ या नहीं, तुम क्यों नहीं आकर आजमाती? शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम बेशर्म हो, बस करो। अंजलि ने आखिरकार एक शब्द बोला। उनकी भौहें एक साथ सिकुड़ी थीं। उन्होंने शिवा और मीरा राजपूत को देखा और अपना माथा मला, जैसे उन्हें सिरदर्द हो रहा हो। क्या तुम दोनों अस्पताल में झगड़ा नहीं कर सकते? अब काफी रात हो चुकी है। क्या तुम लोग शांत रह सकते हो? मीरा राजपूत ने अंजलि का हाथ थामा। अंजलि, देखो, ये तुम्हारा पति, जो खुद को समझता है। जब तुम बीमार हो, तब भी वह तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं करता और उल्टा पीने और घूमने का मूड बनाए रखता है। अंजलि एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर उठाकर शिवा से पूछा, तुम पीने कहाँ गए थे? शिवा, जो थोड़ा भारी महसूस कर रहे थे, ने जवाब दिया, स्टारलाइट लाउंज, वहाँ कई महिलाएं थीं। क्यों, मेरी महान पत्नी, क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? ओह, समझ गई। अंजलि ने सिर हिलाया, फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, उन्होंने हाथ बढ़ाया, प्लास्टिक बैग से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। शिवा ने देखा कि सब ठीक है, तो सिर हिलाया और वार्ड से बाहर निकल गए। जो बची थी, वे थी मीरा राजपूत, जो दरवाजे की ओर देख रही थी और बिस्तर के पास बैठी थीं। वे अंजलि की ओर मुड़ी, जो एकाग्रता से अपनी किताब पढ़ रही थी, और हैरान व अवाक रह गईं। वे लंबे वक्त तक एक शब्द भी नहीं बोल पाईं, लेकिन आखिरकार एक वाक्य कह ही डाला, तुम दोनों, पति पत्नी, वाकई अजीब लोग हो। अध्याय 63, जगह चुनने की खास कला है। पूरी रात करवटें बदलने के बावजूद शिवा को नींद की कमी से कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने तय समय पर स्थानीय ठेलों से नाश्ता खरीदा। अपने चक्कर पूरे करने के बाद वे ऑफिस में अलग अलग आकार के बैग ले आए। खूबसूरत सहकर्मियां लंबे समय से इंतजार में सिर उठाए बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने शिवा को आते देखा, वे अपनी पसंद का खाना हथियाने के लिए दौड़ीं। कुछ बिंदास बहनों ने शिवा के गालों पर गीले निशान भी छोड़ दिए। राधिका ने मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाया, क्या तुमने शुरू से ही नाश्ता लाने की जिद इसलिए की, क्योंकि तुम्हें ऐसा सलूक मिलने की उम्मीद थी? शिवा जरा भी शर्माए नहीं। जलेबी चबाते हुए वे मुस्कुराए और बोले, अगर तुम भी मुझे एक चुम्मा दे दो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम तो बस मासूम शादीशुदा औरतों का फायदा उठाना जानते हो। राधिका ने आंखें घुमाईं और अब उन्हें ध्यान नहीं दिया। अचानक कुछ याद करते हुए
शिवा ने एक वड़ा पाव उठाया और अपने पुरुष दोस्त चेतन के बूथ की ओर चले गए। उन्हें हैरानी हुई कि चेतन सुबह सुबह मेज पर झपकी ले रहा था। अरे चेतन, नाश्ते का वक्त है, शिवा ने हल्के से हिलाया। चेतन ने नर्म आवाज में कुछ बड़बड़ाया, फिर अपनी लाल आंखें मिली और एक नाजुक अंदाज में खड़ा हुआ। शिवा द्वारा दिए गए वड़ा पाव को देखकर उसने एक प्यारी मुस्कान दी। हर रोज नाश्ता लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवा ने उसे गहराई से देखा और बोले, खुद को ज्यादा मत थकाओ। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो हमसे कहना, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। चेतन का रंग तुरंत फीका पड़ गया। उसका पीला चेहरा अब थोड़ा घबराया हुआ दिखा और वह जल्दी से बोला, नहीं, कुछ नहीं, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। खुद को ज्यादा मत कसो। शिवा ने और सवाल नहीं किए। उन्होंने चेतन के कंधे पर थपकी दी, फिर अपनी सीट पर लौट आए और गेम खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत दिखने वाली महिला ऑफिस में दाखिल हुई। वह माया के बूथ पर गई और उनके साथ कुछ बात की। क्रीम रंग का सलवार सूट पहने माया को परेशान सी अभिव्यक्ति थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने असहाय होकर अपने दस्तावेज समेटे और उस महिला के पीछे चल दी। जब दोनों चली गईं, गोल मटोल प्रिया, जो अभी भी एक गुलाब जामुन खा रही थी, उत्सुकता से दौड़ी। चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उसने राधिका से कहा, दीदी राधिका, कहीं माया दीदी के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला ना? वह विभाग प्रमुख मेहता उन्हें इतने समय से तंग कर रहा है। उसने अब तक हार क्यों नहीं मानी? उस महिला को विभाग प्रमुख मेहता ने भेजा था। शिवा ने हैरानी से पूछा। राधिका ने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। वह विभाग प्रमुख मेहता के अधीन डायरेक्टर्स में से एक है। पूरी कंपनी को पता है कि वह मेहता की खास दोस्त है, बस कोई इसे खुलकर नहीं कहता। मुझे नहीं पता कि मेहता ने माया दीदी को किस लिए बुलाया। पहले तो मेहता खुद यहाँ आता था, इस बार उसने उस महिला को क्यों भेजा, समझ नहीं आता। जैसे कुछ सोचते हुए शिवा ने अपना फोन निकाला और माया को एक मैसेज भेजा। थोड़ी देर में माया ने जवाब दिया। बस एक नज़र डालते ही शिवा ने फोन जेब में रखा, मेज से 2 पाव भाजी उठाए और ऑफिस से बाहर की ओर चले। शिवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर विभाग प्रमुख मो तुम्हें बाद में यहाँ नहीं देखेंगे तो तुम्हें फिर डांट पड़ेगी। राधिका ने घबराहट में कहा, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा, मैं टॉयलेट में बैठकर खाना खाऊंगा। शिवा ने मुड़कर कहा। पीआर की खूबसूरत महिलाओं के झुंड के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और वे ठठाकर हंस पड़ीं। नोट: चिंता की रेखाएं तनाव या हैरानी से माथे पर बनी झुर्रियों को दर्शाता है। ये साफ था कि शिवा टॉयलेट में पाव भाजी खाने नहीं जा रहे थे। वैसे भी अगर वे वहां जाते तब भी उन्हें भूख रहती। जनसंपर्क के लाउंज से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत लिफ्ट में प्रवेश किया और सीधे कार पार्क की ओर गए। इससे पहले उन्होंने माया को मैसेज भेजकर पूछा था कि वे कहाँ जा रही हैं। माया ने साफ समझ लिया कि शिवा का मतलब क्या है और जवाब दिया, नीलमबाग होटल। हालांकि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती थी कि इस बार काम के लिए ऑफिस छोड़ना मेहता द्वारा बिछाया गया जाल था। माया एक परिपक्व महिला थी जो सचेत रूप से अपनी सुरक्षा करना जानती थी। इसलिए उन्होंने समझदारी से शिवा को अपने ठिकाने की जानकारी दी। कम से कम किसी को तो पता होना चाहिए कि वे कहाँ हैं। इस जानकारी के साथ शिवा क्या करेंगे, यह माया की सोच से परे था। शिवा ने नीलमबाग होटल का पीछा करने के बजाय सबसे छोटा रास्ता चुना और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। जब वे होटल की लॉबी में पहुंचे, उन्होंने एक अखबार उठाया और चुपके से लॉबी के एक कोने में सोफे पर बैठ गए। नीलमबाग होटल की 4 सितारा रेटिंग थी और नासिक के शहर केंद्र में होटलों में इसकी काफ़ी अच्छी साख थी। चमचमाती लॉबी में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा था, इसलिए कोने में अखबार पढ़ते एक और शख्स पर किसी को शक नहीं हुआ। 5 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद शिवा ने 2 लोगों को होटल के प्रवेश द्वार पर दिखाई देते देखा। पहली वही खूबसूरत महिला थी जिसके साथ माया थी,
जिन्होंने क्रीम रंग का सलवार सूट पहना था। दोनों की शक्ल सूरत अच्छी थी और वे लंबी और सुडौल थीं। लगता था माया ने कार में मेकअप किया था। उनके बाल बंधे हुए थे और लाल हेयरबैंड उनके परिपक्व और खूबसूरत चेहरे के साथ अच्छा लग रहा था, जिसने हॉल में कई पुरुषों की नजरें खींचीं। अंदर आने के बाद माया ने इधर उधर देखा। पता नहीं वे जानबूझकर ऐसा कर रही थी या अनजाने में। थोड़ा उदास दिखते हुए वे हल्की निराश लगी, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति पलक झपकते सामान्य हो गई। उस महिला के साथ कुछ बात करने के बाद माया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार उस महिला के साथ लिफ्ट में चली गई और ऊपर चली गईं। शिवा जल्दी से लिफ्ट के दरवाजों तक गए और दरवाजों के ऊपर बढ़ती संख्याएं देखीं। पहली मंजिल से शुरू होकर यह 5 मंजिल पर एक पल रुकी, फिर 13 मंजिल तक गई, एक पल फिर रुकी, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले सबसे ऊपरी मंजिल तक गई। होटल की डायरेक्टरी देखते हुए 5 मंजिल पर एक स्पा सेंटर था, 10 से 15 मंजिल मेहमानों के कमरे थे और सबसे ऊपरी मंजिल ऑफिसों के लिए थी। जाहिर है, ऐसी स्थिति में मेहमानों के कमरों में जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। लिफ्ट में घुसने के बाद शिवा ने अपना फोन निकाला और माया के ठिकाने की पुष्टि के लिए उन्हें कॉल करने की कोशिश की। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने शिवा को एक बुरा अंदेशा दिया। माया जैसे पीआर कर्मचारी के लिए उन्हें अपना फोन 24 घंटे चालू रखना चाहिए ताकि कारोबारी मौके न छूटें। सामान्य हालात में उनका फोन बंद करना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पहले शिवा को मैसेज भी भेजा था। जब लिफ्ट 13 मंजिल पर रुकी, शिवा बाहर निकले। गलियारा लंबा था, जिसमें करीब 30 to 40 कमरे थे। चूंकि सुबह का समय और ऑफिस का वक्त था, गलियारा पूरी तरह शांत था। इस मंजिल पर मेहमानों के लिए एक भी होटल कर्मचारी नहीं था। बिना किसी से पूछे शिवा के लिए हर कमरे की जांच करना साफ तौर पर असंभव था। इसके अलावा जो बात उन्हें सिरदर्द दे रही थी वह थी कि इन कमरों में इलेक्ट्रॉनिक ताले थे, यानी लॉक पिकिंग से इन्हें खोलना नामुमकिन था। जब तक शिवा अखबारों में सुर्खियां नहीं बनना चाहते थे, वे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके हर दरवाज़ा तोड़ सकते थे। तब वे ज़रूर बहुत मशहूर हो जाते। यह मेहता साहब को जगह चुनने की खास कला है, शिवा ने खुद से कहा, जबकि वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें कुछ सख्त तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वे अपनी नई सहकर्मी माया को मुश्किल से आधा महीना जानते थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। लोगों के बीच रिश्ते को ईमानदार और भरोसेमंद होने के लिए वक्त की कसौटी की ज़रूरत नहीं होती, खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, तो दूसरी पार्टी के लिए कुछ करना वाजिब है। एक कदम पीछे हटकर, अगर ऐसी खूबसूरत और परिपक्व महिला को उस बूढ़े मेहता ने बर्बाद कर दिया, तो शिवा को इससे भी बुरा लगता, जैसे कि उन्होंने किसी का नुकसान कर दिया हो। जैसे ही उन्हें सिरदर्द हो रहा था, उन्होंने पूर्वी कोने से एक दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। वह शानदार कपड़ों वाली महिला, जिसने माया को साथ लाया था, एक चौड़ी मुस्कान के साथ बाहर निकली। अध्याय 64, आपका रवैया कुछ खास नहीं है। नोट: यह अध्याय हल्का NSFW है। शिवा इस महिला रीना की मदद के लिए शुक्रगुजार थे। उन्होंने वाकई उस वक्त मदद की जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब वे खोजबीन का तरीका सोच रहे थे, तब रीना ने सबसे बड़ा इशारा दे दिया। जब रीना ने दरवाजे से विदा ली, तो उन्होंने सिर झुकाकर लिफ्ट की ओर वापस चलना शुरू किया। शिवा ने रीना से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए एक सहज चेहरा बनाया। मैडम, आपको क्या फायदा मिला? रीना के कदम रुक गए। उन्होंने ध्यान से उस नौजवान को देखने के लिए सिर उठाया, जो अचानक सामने आ गया। सतर्कता से पूछा, आपने क्या कहा? चूंकि शिवा हाल ही में अनामिका इंटरनेशनल में शामिल हुए थे, रीना ने उन्हें नहीं पहचाना। मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, मैडम। भले ही आपको इसका श्रेय न मिले, आपको अपनी मेहनत का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। आपकी कमाई का वो छोटा सा हिस्सा मैं आपसे नहीं छीनूंगा, लेकिन
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सहयोग करेगी और मुझे उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाने में मदद करेगी। शिवा ने बहुत मासूम मुस्कान बनाई। रीना की आंखें सिकुड़ गईं। धीमी आवाज में बोली, आपने मेरा पीछा किया। आपको डर नहीं कि मैं पुलिस को फोन करूंगी? मुझे पुलिस को फोन करने से कोई परहेज नहीं, शिवा ने कहा। आप पागल हैं। रीना ने अब शिवा पर ध्यान नहीं दिया और घबराहट में जाने की कोशिश की। शिवा ने जाहिर तौर पर उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने लापरवाही से रीना की एक बांह पकड़ी और उन्हें अपनी बाहों में मजबूती से खींच लिया। मौके का फायदा उठाते हुए उनके हाथों ने उनके उभार को छुआ और हल्के से दबाया। आप। रीना डर और गुस्से दोनों से भरी थीं। वे केवल अपने उभार को पूरी तरह से ढके हुए महसूस कर सकती थीं, जिससे उन्हें अपमानित होने का एहसास हुआ। इस आदमी में इतनी ताकत थी कि वे उसे झटक नहीं सकीं। ऐसा लगता था जैसे वह लोहे से बना हो। छोड़ दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी, मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस करूंगी, रीना ने आखिरी हथियार के तौर पर गुस्से से धमकाया। शिवा ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराए। उनके दोनों हाथ, जो उभार पर थे, ने थोड़ा और जोर लगाया, जिसके बाद रीना ने धीरे से सिसकारी भरी। एहसास कुछ बनावटी है। क्या आपने इसे ठीक करवाया था? शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आप चिल्ला सकती हैं और मुझ पर केस कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सारे कपड़े फाड़कर आपको लिफ्ट में छोड़ दूंगा। वैसे भी इस जगह से कोई नहीं गुजरता, तो मेरी कपड़े फाड़ने की रफ्तार को कम मत समझिए। फिर हम लिफ्ट को पहली मंजिल तक ले जाएंगे, जहां मैं आपको लॉबी में ले चलूंगा। पहली मंजिल की लॉबी इतनी चमकदार और भव्य जगह है, वहां आप अपनी शक्ल सूरत अच्छे से दिखा सकती हैं। अगर आप नाखुश हैं, तो बाद में पुलिस को फोन कर सकती हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैंने बस आपके कपड़े फाड़े, इसके लिए मुझे जेल में बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप केस करना चाहती हैं, तो मेरे लिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे, जब मैं इतना कुछ करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो या वीडियो भी ले सकता हूँ। एक शीर्षक बनाकर इसे इंटरनेट पर डाल दूंगा। मान लीजिए, होटल में ऑफिस लेडी का अनुचित प्रदर्शन। ये नाम अच्छा है, ना? रीना का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। अगर चीज़ें इस आदमी के कहे मुताबिक हुई, तो भले ही उन्हें मुआवजा मिल जाए, वे अपनी सामाजिक इज्जत पूरी तरह खो देंगी और फिर कभी समाज में मुंह नहीं दिखा सकेंगी। गुस्से से बोली, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते, तो मैं चिल्लाऊंगी। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें वाकई कुछ करने की हिम्मत है। फट की आवाज़। एस्टरिस्क। जब उन्होंने कपड़े फटने की आवाज़ सुनी, तो रीना अवाक रह गईं। उनकी आधी स्कर्ट पहले ही फट चुकी थी, जिससे उनकी लेगिंग्स और चमकती गोरी त्वचा नजर आ रही थी। शिवा ने एक बार फिर गहरी और कर्कश आवाज में कहा, थोड़ी अधीरता के साथ बोले, आपने मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लिया था, वरना मैं अगला आपके सीने पर क्या फाड़ूंगा। तुम चाहते क्या हो? रीना इतना डर गई थी कि वे अपनी स्कर्ट के किनारों को ढकने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उनके दोनों हाथ शिवा की पकड़ में नहीं हिल पाए। कांपते हुए उन्होंने गुजारिश की, प्लीज मत करो, मैं बस आदेशों का पालन कर रही हूँ। शिवा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपने पहले सहयोग किया होता, तो ये सब नहीं होता। आपको बस मेरे कहे मुताबिक करना है, और मैं आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूँगा। डैश डैश डैश। कमरे में माया नर्म बिस्तर पर पड़ी थीं। वे मुश्किल से अपने हाथों से गद्दे पर खुद को सहारा दे पा रही थीं, और उनकी आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने देखा कि विभाग प्रमुख मेहता ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, सिवाय अपने कच्छे के, और वे अपने दांत भींचकर जागते रहने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि वे सतर्क थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेहता उस क्लाइंट से उनकी मुलाकात करवाएंगे, जिससे उन्हें आज मिलना था, और उन्हें इस जगह पर ले आएंगे। जिस चीज से बचना नामुमकिन था, वह ये थी कि कार में उस महिला, मेहता की साथी, ने उन्हें मिनरल वाटर की एक बोतल दी थी, जिसमें नींद की गोलियां मिली थीं।
नोट, यही वजह है कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अजनबियों से कुछ नहीं लेना। नोट, अनुवादक का बचपन भी ऐसा ही था। माया को लगा कि उनकी सोच बहुत सीधी थी। उन्होंने सोचा था कि मेहता के खिलाफ सावधानी बरतना काफ़ी है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी ने पहले से इतना सावधानीपूर्वक जाल बिछा रखा था और उनके कदम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने उस मोटे पेट और भूरे सीने के बालों वाले इस छोटे मोटे बूढ़े आदमी के बारे में सोचा, जो उनके साथ वो घिनौनी हरकतें करना चाहता था, उन्हें लगा कि वे मर जाएंगी। चाहे माया आम तौर पर कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकीं। उनके दिमाग में अचानक शिवा का वो मैसेज आया, जिसमें उन्होंने उनकी मंजिल पूछी थी। उन्होंने शुरू में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और लापरवाही से जवाब दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, भले ही ये कितना भी अवास्तविक और असंभव लगे, माया ने पहले कभी इतना नहीं चाहा था कि वह नौजवान, जिसे वे हाल ही में जानती थी, अचानक फिल्मी हीरो की तरह प्रकट हो जाए। मेहता की छोटी आंखें वासना और लालच से भरी थीं, और थोड़ा सा पागलपन भी। प्रोफेशनल सलवार सूट में उस परिपक्व सुंदरता को देखते हुए, जिसका सुंदर शरीर साफ झलक रहा था, उन्होंने होंठ सिकुड़े और एक घिनौनी मुस्कान दिखाई, जैसे उनकी बुरी योजनाएं कामयाब हो गई थीं। माया, ओह माया, तुमने सोचा कि जवान लड़की बनकर तुम मुझसे बच सकती हो। कोई ऐसी औरत नहीं, जिसे मैं, मेहता, इस जिंदगी में अपना खिलौना न बना सकूं। तुम आज इसका मजा ले सकती हो। मैं आज यहाँ एक वीडियो कैमरा भी लाया हूँ। एक बार जब मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा और अलग अलग पोज में तुम्हारी कुछ शानदार तस्वीरें ले लूंगा, तो मैं इसे अपने कलेक्शन में रखूंगा। मेहता आगे बढ़े और डूबती हुई माया को देखकर उन्होंने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम जागोगी तो मैं तुम्हें इसे दिखाऊंगा और तुम्हें सोचने दूंगा कि मुझे सेवा देनी है या नहीं। माया की आंखों में नफरत, दर्द और बेबसी थी, लेकिन आखिरकार वे दवा की वजह से नींद का विरोध नहीं कर सकीं। वे बिस्तर पर लेट गईं, हल्का सा बड़बड़ाईं और पूरी तरह बेहोश हो गईं। मेहता ने उन्हें वासना के साथ देखा और उनके सुंदर शरीर को उन कपड़ों से आज़ाद करने के लिए झपटने ही वाले थे, जो उन्हें बांधे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। नाराजगी के साथ मेहता ने अपने हाथ पीछे खींचे, दरवाजे तक गए और झांकने वाले छेद से देखा। उन्होंने रीना का जाना पहचाना चेहरा देखा और ढीले पड़ गए। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला और मेहता ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है चालाक लड़की, कहीं तुम जलन तो नहीं कर रही और चाहती हो कि मैं जाने से पहले तुम्हें खास ध्यान दूं? ठीक है। रीना की मुस्कान बहुत सख्त थी और उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, जैसे उन्होंने कोई कड़वा फल खा लिया हो। लेकिन धीरे धीरे एक आदमी बगल से आया। आप? मेहता की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही शख्स था जिसने कंपनी के गलियारे में उनकी बेइज्जती की थी, वह आदमी जिसने उनकी योजनाओं को चौपट कर दिया। वह यहाँ अचानक क्यों आ गया? इस अहम बिंदु पर सोचते हुए मेहता ने फौरन प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिर पीछे खींचा और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। धड़ाम! एस्टरिस्क! शिवा ने अपने हाथ से दरवाजे को जोर से दबाया, जिससे मेहता का मोटा शरीर उनके कूल्हों पर कमरे में कालीन पर पीछे गिर गया। आपका रवैया कुछ खास नहीं है, मेहता साहब। शिवा ने गहरी मुस्कान के साथ रीना को कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अध्याय 65, एक शानदार ड्रामा रिकॉर्ड करना। नोट, यह अध्याय भी हल्के ढंग से NSFW है। अपने कूल्हों में दर्द के साथ विभाग प्रमुख मेहता घबराहट में जमीन पर बैठ गए। उनकी योजना में कोई सेंध नहीं थी, कुछ देर पहले सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बस माया को अपने कब्जे में करना, ढेर सारी तस्वीरें लेना, एक वीडियो बनाना और इस महिला को हासिल करना बाकी था। कंपनी की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक उनकी हो जाती। लेकिन ये शख्स अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गया? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाज़त किसने दी? मेहता ने ध्यान से पीछे हटते हुए
जोर से कहा। शिवा ने रीना को कमरे में एक बिस्तर पर धकेल दिया और माया पर नजर डाली, जो दूसरे बिस्तर पर बेहोश पड़ी थीं। मैंने सही वक्त पर पहुंच लिया। एस्टरिस्क। मेहता ने देखा कि शिवा चुप रहे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने उतारे हुए कपड़े उठाए और दरवाजे की ओर बढ़े। शिवा ने उत्सुकता से कमरे के सेटअप को देखा। मेहता साहब अनुभवी लग रहे थे। न सिर्फ उन्होंने कुछ अनुचित सामान लाया था, बल्कि एक टिपाई पर वीडियो कैमरा भी सेट किया था और बिस्तर पर एक डिजिटल कैमरा रखा था। वे सचमुच पेशेवर थे। मेहता को चुपके से दरवाजे की ओर जाते देख शिवा मुस्कुराए। उन्होंने एक हाथ से मेहता को आगे बढ़ने से रोका। अरे मेहता साहब, शानदार ड्रामा अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप, जो इस कहानी के हीरो हैं, भाग कैसे सकते हैं? क्या? कौन सा शानदार ड्रामा? मेहता ने घबराते हुए पूछा। शिवा ने वीडियो कैमरा की ओर इशारा किया और बोले, जो आप पहले रिकॉर्ड करना चाहते थे। अब शुरू करने में देर नहीं हुई। मेहता ने खाली नजरों से देखा और तुरंत खुश होकर बोले, क्या आप, भाई, माया के साथ भी खेलना चाहते हैं? जरूर, जब तक आप इसे गुप्त रखें, हम इसे एक साथ कर सकते हैं। बोलते वक्त उनकी आंखें फिर चमक उठीं। उन्होंने सोच लिया था, चूंकि योजना खुल चुकी है, तो शिवा को साथी बनाना भी बुरा नहीं। आपके अच्छे इरादों का शुक्रिया, मेहता साहब, लेकिन मैं इस तरह का शानदार ड्रामा रिकॉर्ड करने में हिस्सा नहीं लेना चाहता। शिवा ने अजीब सी मुस्कान बनाई और बोले, वैसे, इस ड्रामे की हीरोइन माया नहीं है, बल्कि वो है। ये कहते हुए, शिवा ने रीना की ओर इशारा किया, जो सर्दी में सिकुड़ती हुई चुप थी। मुझे यकीन है कि मेहता साहब को रीना से अच्छी पहचान होगी। अगर आप दोनों ने इसे एक साथ रिकॉर्ड किया, तो यह आग और बिजली का मिलन होगा, और जरूर एक शानदार तमाशा बनेगा। नोट: आग और बिजली का मिलन एक जुनूनी मुलाकात को दर्शाता है। यह आधुनिक प्रेम कहानियों में गहरा अर्थ रखता है, जहां बिजली पुरुष की तीव्र इच्छा को और आग महिला की चाहत को दिखाती है। एक साथ, यह उस अनूठे जुनून को दर्शाता है जो इंसानों में बेकाबू होता है, यानी एक जोशीली मुलाकात होने वाली है। मेहता की सूरत पूरी तरह बदल गई। हैरानी से बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, नहीं, नहीं। मैं बस मेहता साहब के मजबूत और स्वस्थ शरीर की एक यादगार निशानी रखना चाहता हूँ। ये धमकी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेहता साहब भविष्य में मुझे या मेरी दूसरी महिला सहकर्मियों को तंग करते हैं या नहीं। शिवा ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, नामुमकिन। तुम अभी बाहर निकलो। मुझे पता है, मेरे कुछ गुंडे हैं। सावधान, मैं उन्हें तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। थप्पड़। एस्टरिस्क। मेहता के बोलने का इंतजार किए बिना शिवा ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अचानक मार पड़ने से मेहता को सिर्फ जलन भरा दर्द महसूस हुआ। बाईं गाल को पकड़ते हुए उन्होंने आंखें चौड़ी की और अनजाने में शिवा की ओर उंगली उठाए। कांपती आवाज में बोले, तुमने मुझे मारा। थप्पड़, थप्पड़। एस्टरिस्क। मेहता के दाईं गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा और लाल हाथ का निशान उभर आया। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का वक्त नहीं। अब शुरू करो। अगर तुम मेरे कहे मुताबिक रीना के साथ कुछ नहीं करते, तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा, जब तक तुम तैयार न हो। तुम हराम। थप्पड़, थप्पड़। एस्टरिस्क। मेहता बोलने की कोशिश कर रहे थे और फिर 2 थप्पड़ खाए, जिससे उन्हें चक्कर आ गया। उनका गुस्सा उबाल पर पहुंच गया। जोर से चिल्लाए और मुट्ठी बांधकर शिवा के चेहरे पर वार करने की कोशिश की। लेकिन एक बूढ़ा आदमी, जो सालों से ऐशो आराम में डूबा रहा, कितनी ताकत लगा सकता था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका बायां गाल फिर से शिवा के बिजली सा तेज थप्पड़ से टकरा गया। थप्पड़। एस्टरिस्क। इस बार इतना जोर था कि मेहता जमीन पर गिर पड़े और उनका आधा चेहरा बुरी तरह सूज गया। मेहता इतने दर्द में थे कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। डर के मारे वे एक कोने में सिकुड़ गए। नहीं, मेरे पास मत आना। मेरे पास सचमुच गुंडे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास गुंडे हैं या नहीं, लेकिन अगर तुमने अब अपने कपड़े नहीं उतारे,
तो मुझे तुम दोनों के कपड़े उतारने में मदद करनी पड़ेगी। शिवा ने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान जैसी नहीं थी। बिस्तर पर रीना पहले से ही घबरा चुकी थी। आमतौर पर घमंडी और सख्त मेहता को इस कदर पीटते देख, जैसे उनके माँ बाप भी उन्हें न पहचाने, उसने कांपते हुए अपने घुटनों को गले लगाया और शिवा को डर भरी नजरों से देखा। ठंडा पसीना मेहता के माथे पर छलक रहा था। वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन शिवा का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। भागने में नाकाम, उन्हें अपने दिल में गहरी निराशा महसूस हुई। लगता है मेहता साहब सहयोग करने को तैयार नहीं। शिवा धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने हाथ बढ़ाए, जैसे कुछ करने वाले हों। मेहता अचानक चिल्लाए, रुको। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी लार निली और बोले, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अगर मैं माया और बाकी लोगों को नहीं छेड़ता, तो तुम मुझे धमकी नहीं दोगे। शिवा ने आह भरी और अचानक मेहता की जांघ पर जोर से पैर रख दिया। आह! मेहता चिल्लाए, उन्हें लगा जैसे उनकी जांघ में कील ठुक गई हो। तुम मेरे साथ शर्तें रखने के लायक नहीं मेरे शब्दों पर शक करने के। मैं बस पूछ रहा हूँ, करोगे या नहीं? शिवा ने भावहीन चेहरा बनाकर कहा, करूँगा। इस जिंदगी में मेहता को पहले कभी ऐसी बदसलूकी नहीं मिली थी। मारो जब तक तैयार न हो वाला सीन सिर्फ टीवी शो में दिखता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सचमुच उनके साथ होगा। आखिरकार उन्हें समझ आया कि फिल्मों में लोग क्यों हार मान लेते हैं, ये वाकई डरावना होता है। शिवा के निर्देशों का इंतजार किए बिना मेहता रीना के बिस्तर की ओर जमीन पर रेंगते हुए गए और गुस्से से चिल्लाए, बेकार औरत, जल्दी अपने कपड़े उतार। लेकिन रीना की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर अपमान और बेबसी झलक रही थी। मेहता साहब, मैं नहीं चाहती। थप्पड़ *। इस बार मेहता ने रीना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मोटे मुड़े हुए चेहरे के साथ बोले, मैं कह रहा हूँ, उतारो। मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। रीना के आंसू बह निकले, फिर भी उन्होंने कांपते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सुंदर काया, लंबे पैर और आकर्षक शक्ल धीरे धीरे साफ सुथरी चादर पर उजागर होने लगी। अगर इन्हें क्लब स्ट्रीट में रखा जाता तो ये जरूर सबसे ऊंची कीमत वाली होती। जब रीना ने तब तक कपड़े उतारे जब तक सिर्फ उनकी कुर्ती और लेगिंग्स बची थी। शिवा ने पहले ही वीडियो कैमरा मेहता और रीना की ओर कर दिया था और उत्साह से उनके अनुचित प्रदर्शन को देखने लगा। मेहता हमेशा दूसरों को रिकॉर्ड करते रहे थे, इस बार उनकी बारी थी। हालांकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवा की पिटाई के बारे में सोचा, वे सिर्फ शर्मिंदगी सहन कर सकते थे। उन्होंने रीना की काया को गले लगाया और उस पर चूमना शुरू कर दिया। रीना शुरू में आंसू बहा रही थी, लेकिन उनके कुछ निजी हिस्सों को चूमे जाने के बाद वे धीरे धीरे उत्तेजित हो गईं। उन्होंने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि चूंकि वे पहले से ही इस बूढ़े आदमी की थीं, तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं थी। इस अनुभव के बाद मेहता के साथ उनका रिश्ता और करीब हो जाएगा। एक ही नाव में होने के नाते शायद उन्हें और फायदा मिल सकता था। ये सोचकर उनके दिल की बेचैनी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। जिन दो को रिकॉर्ड किया जा रहा था और एक नौजवान पास से देख रहा था, इस तरह की शर्मिंदगी में उनके दिमाग में हर तरह के गलत ख्याल उमड़ने लगे। जितना ज्यादा वे गले लगे, चूमे और उलझे, उतना ही उन्हें एक अजीब खुशी महसूस हुई, जो उनके पहले के निजी रोमांच से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 66। तो क्या हुआ अगर मैंने शब्द विभाग प्रमुख मेहता को हर तरफ जलन का एहसास हुआ। अब उन्हें रिकॉर्ड किए जाने की कोई परवाह नहीं थी। उनका मुंह रीना की जवानी भरी काया पर चूमने लगा, उनके हाथ उनके उभार को छूते हुए और जोर लगाने लगे। फिर उन्होंने जबरदस्ती रीना की काली कुर्ती फाड़ दी। रीना भी उत्तेजित होने लगीं। वे अनजाने में जोश में मेहता को चूमने लगीं। उनकी लंबी सुंदर बाहों दरवाजा बंद कर दिया ने मेहता की मोटी पीठ पर जोर डाला। शिवा ने देखा कि दोनों कितने तल्लीन थे।
वे रिकॉर्डिंग की कामयाबी से उत्साहित थे, हालांकि वे इतने पागल नहीं थे कि खुद उसमें शामिल हो जाएं। भले ही रीना को खूबसूरत माना जा सकता था, लेकिन उनकी दूसरी सहकर्मियों की तुलना में वे थोड़ी कम थीं। वैसे भी मैं कोई लापरवाह इंसान नहीं हूँ। *, मेहता साहब, आपके लाए अनुचित सामान को बेकार मत जाने दीजिए। ये चीजें सस्ती नहीं हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? शिवा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मेहता का सिर रीना के उभार के बीच से निकला। उनका चेहरा पूरी तरह लाल था और आंखें चमक रही थीं। उन्हें शिवा की शरारती मुस्कान की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जल्दी से कैबिनेट से कुछ अनुचित सामान उठाया जो वे लाए थे और रीना पर उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उफ! भले ही रीना को पहले भी ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन इस बार यह बहुत तीव्र था और वे सिसकारियां रोक नहीं पाईं। फिर भी उन्होंने मेहता को नहीं रोका, बल्कि उनके उन्मादी हरकतों के साथ तालमेल बिठाया। उनकी सिसकारियां आकर्षक और नर्म होने लगीं। जोश का तूफान और तीव्र होता गया। जब मेहता ड्रामे में पूरी तरह डूब गए, तो उन्होंने रीना की काया पर पूरी ताकत झोंक दी। आधा घंटा पहले ही बीत चुका था और उनकी शुरुआती हरकतें पूरी हो चुकी थीं। एकल बिस्तर उनके उन्मादी जोश से गंदा हो गया था और कमरे में भारी गंध फैल गई थी। शिवा रिकॉर्डिंग की कामयाबी से बहुत उत्साहित थे। वे बीच बीच में सुझाव देते रहे, मेहता साहब, एक ही अंदाज में मत रहिए, अंदाज बदलें ताकि रिकॉर्डिंग का नतीजा और शानदार हो। उस वक्त होटल का कमरा सचमुच एक नाटक का मंच बन गया था। निर्देशन के अलावा शिवा ने बीच बीच में कुछ शानदार तस्वीरें भी लीं। शटर बार बार खींचा गया और वीडियो कैमरे का कोण भी समय समय पर बदला गया। ऑफिस में काम करते वक्त वे इतने समर्पित कभी नहीं थे। यह अफसोस की बात थी कि मेहता की असल ताकत और उनके अभिनय के दावों में बड़ा फर्क था। सिर्फ 5 से 6 मिनट बाद मेहता रीना की चमकती गोरी पीठ पर लेट गए, हाँफते हुए और पूरी तरह थककर हिलने में नाकाम। हालांकि रीना को अभी तक संतुष्टि नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी आकर्षक काया को हिलाया, इस ड्रामे को खत्म करने का इरादा रखते हुए। मेहता ने अस्पष्ट रूप से कुछ बड़बड़ाया, पता नहीं रीना को क्या कहा। उन्होंने कुछ अनुचित सामान निकाला और कई हरकतों के बाद रीना का जोश चरम पर पहुंच गया। दोनों के आराम करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने शिवा को देखा, जो संतुष्ट होकर वीडियो और डिजिटल कैमरे का SD कार्ड निकाल रहे थे। वे निराश चेहरों को रोक नहीं पाए। क्या आप इसे न फैलाने का वादा निभाएंगे? मेहता ने डरते हुए पूछा। मार खाने के डर से उन्होंने अपने गाल को हाथ से ढक लिया और बहुत धीरे बोले, जब तक आप अच्छे से पेश आते हैं, मैं आपके साथ खेलने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। शिवा ने कहा। मेहता ने राहत की सांस ली, लेकिन और सुरक्षित महसूस करने के लिए बोले, जब मौका मिलेगा मैं आपको HR विभाग और बाकी बड़े अधिकारियों के सामने जिक्र करूंगा, ताकि आप जल्दी तरक्की करें। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं, लेकिन आप रीना के साथ यह जगह जल्दी छोड़ दें। मैं सचमुच आपका चेहरा और नहीं देखना चाहता। आपके ये अनुचित सामान भी साथ ले जाएं। मेहता ने तुरंत हामी भरी। उन्होंने जमीन पर बिखरे कपड़े उठाए और पहन लिए, साथ ही रीना को भी जल्दी कपड़े पहनने को कहा, जो अभी आराम कर रही थी। जब दोनों ने कपड़े पहन लिए और अपने बैग उठा लिए, वे भागने को तैयार थे। तभी शिवा ने याद दिलाया, कमरे का किराया छोड़ जाएं। मैं बाद में होटल के कमरे की जांच करूंगा। मेहता ठोकर खा गए। उन्होंने जल्दी से कई बड़े नोट निकाले और बिस्तर पर रख दिए। फिर उदास मुस्कान के साथ रीना के साथ दरवाजे से बाहर निकल गए, जैसे एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। दोनों के जाने के बाद शिवा ने कमरे की हल्की सफाई की। वे उस बिस्तर पर बैठ गए जहां माया सो रही थीं। धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, माया दी, अब सोने का नाटक करने की जरूरत नहीं। आपका चेहरा इतना लाल है कि जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे आपको तेज बुखार है। माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
शर्मिंदगी की वजह से उनकी पलकें हल्की कांप रही थीं। उनका खूबसूरत और नर्म चेहरा खास तौर पर दयनीय लग रहा था। धीरे धीरे उठकर वे हेडबोर्ड के सहारे टिक गईं। शिवा को शर्मीली नजरों से देखते हुए धीरे से पूछा, तुम्हें शुरू से पता था कि मैं जाग रही थी? पहले की हालत में जागना सचमुच ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें बाहर भेज दिया, वरना यह आपको बहुत परेशान कर सकता था। शिवा ने ईमानदारी से जवाब दिया। माया ने अपने होंठ हल्के से हिलाए और अचानक मधुर मुस्कान दी। तुम सचमुच बहुत शरारती हो। वे तुम्हारे सामने पशुओं की तरह चिल्लाए, जैसे तुम कोई सख्त सिपाही हो। अगर मैं उनके साथ ऐसा न करता तो वे तुम्हारे साथ गलत करने का रास्ता ढूंढ लेते। मुझे यकीन है तुम इतनी निस्वार्थ नहीं हो कि खुद को कुर्बान कर दो ना। खुद को कुर्बान करने का क्या मतलब? तुम बस बेकार बातें करना जानते हो। माया ने शिवा की तरफ आंखें तरेरी। फिर भी मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अचानक प्रकट हो जाओगे। माया के लिए उनकी आंखों के सामने का बदलाव वाकई बहुत अचानक था। शिवा की मौजूदगी ने जैसे उन्हें नरक की गहराई से खींचकर स्वर्ग में ला दिया था। अगर उनके कारोबारी अनुभव न होते तो वे अपना शुक्रिया जताना भूलकर बस चिल्ला पड़तीं। लेकिन बिना शक वे शिवा के लिए बहुत आभारी थीं। शिवा ने कंधे उचकाए। कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे माया दी, मुझे बहुत उत्सुकता है। उस रिकॉर्डिंग को देखकर तुम्हारा क्या ख्याल था? शिवा की शरारती नज़र देखकर माया को अपना दिल धड़कता महसूस हुआ। यह उनके लिए एक अजीब सा एहसास था। उन्होंने सिर झुका लिया और अपने उलझे बालों को सहलाया। मैंने बस थोड़ा सा देखा और कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे याद है जब वे चूमना शुरू कर रहे थे तब तुमने अपनी आंखें खोली थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माया दी की याददाश्त चुनिंदा है? माया आखिरकार इस शरारती विषय पर और बात नहीं कर पाईं। वे उठी और शिवा की पीठ पर हल्के से थपकी दी। उनके दोनों गाल लाल थे। बोली, हाँ ठीक है, मैंने सब देख लिया। तो क्या हुआ अगर मैंने सब देख लिया? ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम तो बस शरारती हो। माया दी, आपको साफ करना होगा। गलती मेहता साहब की थी। मैं तो खास तौर पर तुम्हें बचाने आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। शिवा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। तुम्हें पता था कि मैं जाग रही थी, फिर भी तुमने उन्हें वो अनुचित हरकतें करने को कहा। तुम्हें आज रात नींद नहीं आएगी। माया ने शिकायत की, लेकिन अपनी खूबसूरत आंखों से पूछा, तुम शादीशुदा हो, फिर भी इतने शरारती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और तुम्हारी पत्नी भी ऐसे ही ड्रामे करते हो? शिवा अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने अंजलि के साथ ऐसा कुछ किया तो क्या होगा। वो मुझे सबक सिखा देगी। एस्टरिस्क सोचकर वे हल्के से हंसे। बस अब ये बात खत्म करें। माया दी, आपको पहले खुद को ठीक करना चाहिए, फिर ऑफिस वापस चलें। माया ने एक कदम पीछे लिया और उस विषय पर आगे नहीं बोली। उन्होंने सिर हिलाया। ये जगह बहुत बदबू मार रही है। जल्दी चलो, यहाँ से निकलें। जब वे नीलमबाग होटल से बाहर निकले तो दोपहर का खाना खाने का वक्त हो चुका था। माया खतरे से बची थी और थोड़ा डर महसूस कर रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी थी। घड़ी देखकर वे एक पल रुकी और शिवा से बोली, शिवा, मैं तुम्हें ठीक से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। दोपहर के खाने का क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी भूख काफी बड़ी है। माया दी, क्या आप काफी पैसे लाई हैं? माया ने देखा कि शिवा मान गए तो खुशी से और आकर्षक अंदाज में आंखें तरेरीं। तुम्हें भरपेट खिलाने का कौन परवाह करता है? अध्याय 67, पहचान में देरी का कारण। शिवा की कार में बैठते वक्त माया थोड़ी हैरान थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस में दीदियों के लिए नाश्ता लाने के लिए BMW चलाते हो। ये किसी रईस नौजवान के लिए तो मुश्किल काम होगा। मैं कोई रईस नौजवान नहीं हूँ। ये कार असल में मेरी पत्नी की है। शिवा ने बिना शर्मिंदगी के कहा, माया दी, तुम मुझे बस एक आकर्षक नौजवान समझ सकती हो जिसे एक अमीर औरत ने पाल रखा है।
तुम इतने नाजुक नहीं लगते। माया ने हंसते हुए कहा, वैसे भी तुम किसी आकर्षक नौजवान से कहीं ज्यादा काम के हो। नोट: आकर्षक नौजवान एक मजाकिया ताना है जो एक आकर्षक लेकिन बेकार दिखने वाले युवक को दर्शाता है जो शायद सिर्फ अपनी शक्ल पर जीता हो। दोनों मजाक कर रहे थे जब शिवा ने कार स्टार्ट की। सड़क पर आने के बाद ही शिवा ने पूछा, माया दी, तुम उस रिकॉर्डिंग और तस्वीरों का क्या करना चाहती हो? माया एक पल चुप रही, फिर बोली, तुम इसे रख सकते हो या फेंक सकते हो। तुम्हें नहीं चाहिए। रख कर क्या करूंगी? मुझे यकीन है कि इस वाकये के बाद मेहता साहब फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं बस एक साधारण कर्मचारी हूँ और इतना झंझट नहीं चाहती। जब तक कोई जानबूझकर मुझे फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, मैं ठीक हूँ। उनके शब्दों में थोड़ी बेबसी थी, लेकिन ये उनका सच्चा जवाब था। शिवा ने भी ऐसे जवाब की उम्मीद की थी। बिना हैरानी के उन्होंने सिर हिलाया, उस बात पर नहीं रुके और इसके बजाय पूछा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, खूबसूरत मैडम, शुक्रिया के तौर पर तुम मुझे दोपहर के खाने के लिए कहाँ ले जाना चाहोगी? थकान से माया ने अपना माथा सहलाया। कॉलेज रोड की तरफ चलो, वहाँ कई अच्छे रेस्तरां हैं। तुम बहुत थकी लग रही हो, नींद आ रही है। शिवा ने माया की छोटी सी हरकत पर गौर किया। हाँ, लगता है दवा का असर अभी पूरी तरह गया नहीं। माया ने कुछ छिपाया नहीं, वे सचमुच सुस्त महसूस कर रही थीं। शिवा गंभीर हुए, फिर दोपहर का खाना छोड़ दो, पहले तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया। माया ने दिल में गर्माहट महसूस की। उन्हें अचानक लगा कि उनके बगल का ये शख्स कितना ख्याल रखने वाला और समझदार है। फिर भी, हमें खाना खाने जाना चाहिए। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन भूख भी लगी है। शिवा ने माया की इच्छा मानी और दोनों जल्द ही कॉलेज रोड पर एक साफ सुथरे महाराष्ट्रियन रेस्तरां में पहुंच गए। ये कोई बहुत हाई फाई जगह नहीं थी, लेकिन नासिक की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ अच्छे से तालमेल रखती थी। खाना जल्दी परोसा जाता था। दोनों के बैठने के थोड़े देर बाद उन्होंने फटाफट खाना ऑर्डर किया। शिवा ने सुबह से कुछ खास नहीं खाया था और अब वे काफी भूखे थे। उन्होंने उत्साह से खाना शुरू किया। क्या तुम अपनी इमेज का जरा ख्याल नहीं रख सकते? लगता है तुमने 3 साल से खाना नहीं खाया। माया ने हंसी रोकते हुए कहा, इमेज वगैरह उन मर्दों और औरतों के लिए है जो किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। मैं तो शादीशुदा हूँ, इमेज मेरे लिए कुछ नहीं। शिवा ने बड़ा सा कौर चबाते हुए कहा। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक औरत और 2 मर्द अचानक माया के पीछे दरवाजे से अंदर आए। औरत की खूबसूरत शक्ल सूरत थी और उसने आकर्षक कपड़े पहने थे। उसके पीछे के 2 मर्द उसे घूर रहे थे। क्या इत्तेफाक है, मुझे नहीं लगा था कि माया दी भी यहाँ किसी मर्द के साथ खाना खाने आएंगी। औरत ने मजाकिया अंदाज में दोनों को देखा और बोलते हुए मुस्कुराए। माया ने थोड़ा अटपटा महसूस किया, लेकिन फौरन मुस्कुराकर खड़ी हो गईं। क्या ये वैशाली जी नहीं है? और आपके साथ तो 2 मर्दों की कंपनी भी है। ये बस मेरे सहायक हैं। हमने पास की एक कंपनी में मीटिंग खत्म की और खाने के लिए यहाँ आए। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके दोस्त को कैसे बुलाएं, माया जी? शिवा ने अनमने ढंग से खाना रखा, मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शिवा है। वैशाली, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैशाली ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। शिवा ने हल्के से हाथ मिलाया, फिर वापस बैठ गए और खाने के लिए उठा लिया। वैशाली ने हल्की नाराजगी भरी नजर डाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि माया जी और शिवा जी का क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा जी माया जी के नए, कामयाब इंसान हैं? माया पीछे नहीं हटी, वे आकर्षक ढंग से मुस्कुराईं और बोली, शिवा मेरे सहकर्मी हैं। हम काम के लिए निकले हैं। अगर कामयाब इंसान की बात है, तो वे वैशाली जी के 2 सहायकों की मेहनत के सामने शायद कम पड़ें। वैसे, वे दोनों लंबे चौड़े हैं और जरूर वैशाली जी को खुश रख सकते हैं।
दोनों औरतें एक दूसरे के खिलाफ ठंडी नजरों और तीखी बातों से टकराईं, जैसे हवा में चाकू चल रहे हों। शिवा को लगा जैसे हवा का तापमान 1-2 डिग्री गिर गया हो। माया जी बहुत नर्म बोलती हैं। मैं देख रही हूँ कि शिवा जी इतना खा रहे हैं, जरूर बहुत मेहनती होंगे। जब वे माया जी के लिए काम करते हैं तो शायद उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। क्या उनकी इतनी भूख का कारण ये है कि उन्होंने ज्यादा मेहनत की है? वैशाली ने बनावटी हैरानी के साथ कहा, लगता है माया जी को शिवा जी से बहुत सारा काम करवाना पड़ता है। हाँ, कोई भी इंसान कितना भी मेहनती हो, 2 लोगों की ताकत से नहीं जीत सकता। और 2 मर्दों के साथ आप वो काम कर सकती हैं जो एक मर्द अकेले नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, वैशाली जी? माया ने अपने जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ लो, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? दिन दहाड़े इतनी बेपरवाह बातें करना, ये दुनिया वाकई उलट पुलट है। शिवा ने मन ही मन वैशाली की आलोचना की। उन्हें इस अचानक आई औरत से चिढ़ हो रही थी। वैशाली जी, मुझे माफ करें, लेकिन आप मुझे किसी ऐसी फिल्म अभिनेत्री की याद दिलाती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। शिवा ने सिर उठाया और गंभीरता से बोला, कोई भी औरत अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना पसंद करती है, खासकर एक युवा, कामयाब कारोबारी औरत जो थोड़ी मशहूर हो। शिवा के शब्द सुनकर वैशाली ने हल्का गर्व दिखाया, फिर बनावटी उदासीनता के साथ बोली, अच्छा, कौन सी अभिनेत्री? शिवा जी, मुझे मजाक में तो नहीं उड़ा रहे। मैं माया जी जितनी मशहूर तो नहीं हो सकती। शिवा ने वैशाली को कुछ देर ध्यान से देखा और तारीफ की, आप वाकई उनसे मिलती जुलती हैं। मैं अक्सर उस अभिनेत्री की फिल्में देखता हूँ। मुझे याद है, उनका नाम विद्या शर्मा है। वैशाली जी, आपने उनके बारे में सुना है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वैशाली, जो थोड़ा खुश लग रही थी, उन शब्दों को सुनते ही गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने गुस्से में पैर पटका, शिवा को घूरा और अपने 2 सहायकों के साथ रेस्तरां से तेजी से बाहर निकल गईं। माया आखिरकार अपनी हंसी रोक न पाईं। तुम वाकई बहुत शरारती हो। वैशाली को किसी विदेशी फिल्म अभिनेत्री से जोड़ देना। मुझे लगता है वो आज रात सो नहीं पाएंगी। वो औरत खुद ये सब बुलावा दे रही थी। खाते वक्त मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? शिवा ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो दूसरी कंपनी में पीआर करती हैं और अक्सर मुझसे टकराती रहती हैं। मैंने उनके हाथों से कई क्लाइंट छीने हैं, तो जब भी हम मिलते हैं, वो मुझसे उलझ पड़ती हैं। माया ने समझाया। शिवा ने कहा, तो इसलिए माया दी हर साल परफॉर्मेंस में नंबर 1 रहती हैं। खूबसूरत होना वाकई कमाल का तरीका है। माया ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने चिकने लंबे बाल हिलाए, मुस्कुराई और बोली, इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। लेकिन तुम गलत मत समझना। सच तो ये है कि जब हम बड़ी कंपनियों से डील करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी नज़रों से थोड़ा मज़ा लेने देना पड़ता है। अगर वे सचमुच कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें विरोध करने की भी जरूरत नहीं। सामने वाली कंपनी के बड़े अधिकारी उन्हें सख्त सजा देते हैं। जब तक वे काम नहीं छोड़ना चाहते, वे अपनी हदें पार करने की हिम्मत नहीं करते। बड़ी कंपनियां अपनी इज्जत और कारोबारी बातचीत को बहुत गंभीरता से लेती हैं। बाहर की दुनिया में पीआर की नौकरी को लेकर कई गलतफहमियां हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जैसे वैशाली के क्लाइंट छीनने की बात, अगर तुम दूसरों से कहो कि मैंने कोई खास सेवाएं नहीं दी, तो कोई यकीन नहीं करेगा। शिवा ने सिर हिलाया और फिर शरारती मुस्कान दिखाई। सही कहा, तो माया दी को भी उन विदेशी फिल्मों के बारे में पता है। लगता है तुम्हारा उसमें भी अच्छा ज्ञान है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसी चीजों के लिए मर्द और औरत दोनों चाहिए। अगर औरत को कुछ पता ही नहीं, तो वो अपने मर्द को कैसे खुश रखेगी? अगर कोई औरत ऐसी फिल्मों से कुछ सीखती है, तो इसमें क्या गलत है? माया ने बिना किसी शर्मिंदगी के जवाब दिया। शिवा सचमुच हैरान रह गए। उन्होंने माया को अंगूठा दिखाया और खाने में फिर से डूब गए। अध्याय 68, बेपरवाह इंसान।
खाने के बाद माया को अभी भी नींद आ रही थी, सो शिवा ने उन्हें उनके इंदिरा नगर वाले फ्लैट तक छोड़ दिया। फिर अनामिका इंटरनेशनल के ऑफिस लौट आए। जब वे जनसंपर्क विभाग के ऑफिस में वापस पहुंचे तो कई खूबसूरत सहकर्मियों ने अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें देखा। शिवा को कुछ समझ नहीं आया, सो उन्होंने प्रिया से, जिनसे वे ज्यादा वाकिफ थे, पूछा, प्रिया, सबके साथ क्या हो रहा है? प्रिया किसी रसगुल्ले सी थी। उनकी अच्छी तरह भरी पूरी काया सिर्फ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्हें ढेर सारा पोषण भी मिला था, जिससे बहुत मदद मिली। जिन हिस्सों में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वे हल्के गोल मटोल थे, और जो हिस्से पतले होने चाहिए वे मोटे नहीं थे। जाहिर है, शादीशुदा प्रिया ने इस मामले में कमाल का प्रदर्शन किया था। तुम कहाँ गए थे? प्रिया ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। कुछ काम निपटाने बाहर गया था। शिवा उस रिकॉर्डिंग वाले मामले को बताने के मूड में नहीं थे। प्रिया ने मेज पर रखी मिठाई नीचे रखी और खड़ी हो गईं। उनकी भरी पूरी काया और गोल मटोल आकर्षक चेहरा शिवा के सामने था। उनकी साफ आंखें इतनी गौर से घूर रही थी कि शिवा को अंदर से थोड़ा अटपटा लगा। काम निपटाने गए थे? हाँ। किसके साथ काम निपटाया? कॉमरेड शिवा। शिवा को प्रिया के चंदन के इत्र की खुशबू महसूस हुई। उस चुलबुले नर्म चेहरे को देखकर उन्हें लगा जैसे कोई चिढ़ा रहा हो। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अकेले था, बस कुछ छोटे मोटे काम थे। प्रिया अचानक *** करके हंस पड़ी। उन्होंने मुंह बनाया और शिवा की तरफ आंखें तरेरी। अभी भी नाटक कर रहे हो? माया दी ने अभी अभी छुट्टी के लिए फोन किया था। उन्होंने बताया कि तुमने ही उन्हें घर छोड़ा है। ये माया भी ना, बिल्कुल मदद नहीं करती। शिवा ने मन ही मन बड़बड़ाया और बस अटपटे ढंग से मुस्कुराकर अपनी सीट पर लौट गए। जैसे ही वे बैठे, राधिका ने अपनी कुर्सी को शिवा के पास खींच लिया और धीमे से पूछा, तुमने माया दी के साथ क्या किया? तुमने उन्हें तो नहीं उलझाया ना? ये औरतें वाकई बेपरवाह थीं। शिवा ने एक बार फिर कुछ नया सीखा। हमेशा वही औरतों को चिढ़ाता था, लेकिन अनामिका इंटरनेशनल में आने के बाद अक्सर औरतें ही उसे चिढ़ाने लगी थीं। हमारे प्यारे दोस्त शिवा को इससे ठेस पहुंची। आखिरकार उन्हें समझ आया कि दबाव में फंसने का एहसास कितना सच्चा था। इस संकट का सामना करते हुए उन्हें लगा, बेपरवाह लोग ना हारने वाले होते हैं। शिवा ने राधिका की जांघ को हल्के से छूने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उनकी काली सलवार कमीज के नीचे की तरफ गया। आज राधिका ने एक बोल्ड काली जालीदार चुन्नी पहनी थी, जिसके बीच उनकी गोरी जांघ की त्वचा झलक रही थी। साथ ही उन्होंने खुली जूतियां पहनी थीं, जिनमें उनके मेहंदी रंग के नाखून चमक रहे थे। ये उनकी युवा, शादीशुदा औरत की छवि के साथ अच्छे से मेल खाता था। एक शहरी, सफेदपोश औरत की ये पोशाक ऑफिस की परिपक्व आकर्षण को पूरी तरह दिखाती थी। ये गहरी दृश्य उत्तेजना कुछ विदेशी मसाला फिल्मों की नकली ऑफिस लेडीज की तुलना में कहीं ज्यादा थी। नोट: विदेशी मसाला फिल्में का मतलब है मुख्यधारा की उत्तेजक फिल्में, जो बोल्ड लेकिन आमतौर पर स्वीकारी जाती हैं। शिवा का हाथ अचानक उनकी जांघ पर देखकर राधिका का शरीर पहली बार सिहर उठा। उन्होंने फौरन शिवा के हाथ को पकड़ लिया। शिवा, क्या तुम पागल हो गए? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम्हारी गलती है इतने गलत सवाल पूछने की। अगर मैं थोड़ा और बेपरवाह न बनूं, तो तुम मुझे जैसा समझ रही हो उस पर कैसे खरा उतरूं? वैसे तुमने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत आकर्षक हैं। क्या ये मर्दों की तारीफ के लिए नहीं है? शिवा का चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे राधिका से कोई ऑफिस का काम बताते हुए बोले, वैसे तुम जिस तरह बोल रही हो, लगता है अगर कोई न देखे तो मैं छू सकता हूँ। राधिका ने पहले ऑफिस में ऐसा कुछ कैसे झेला होगा। उनका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे कोई पका फल। उन्होंने शिवा की तरफ आंखें तरेरी, लेकिन इससे वे और ज्यादा आकर्षक लगीं। तुमने कोई हल्की हरकत नहीं की। मेरा पति है, भले ही हमारा रिश्ता अच्छा हो, हम बस सहकर्मी हैं। मैं वैसी औरत नहीं
जैसी तुम सोचते हो। मेरी भी पत्नी है। मैं कोई बेपरवाह इंसान नहीं। मुझे डर है कि जब तुम बेपरवाह बनते हो तो हद से ज्यादा बेपरवाह हो जाते हो। शिवा ने भौहें उठाई और जवाब दिया, अफसोस, तुमने बिल्कुल सही निशाना लगाया। इतना कहकर शिवा का हाथ राधिका की कमजोर पकड़ को तोड़कर आगे बढ़ा। वे फिर से नाजुक जगह के पास पहुंच गए। तुम ऐसा मत करो। राधिका थोड़ी बेचैन हो गईं। उन्हें अपनी जांघ पर एक गर्म हथेली का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने फौरन हटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जल्दी से दोनों हाथों से अपनी सलवार को नीचे खींचा, ताकि आसपास के लोग कुछ गलत न देख लें। उनकी नाजुक जगह पर नर्म त्वचा ने शिवा को अनोखा सुकून दिया। घबराहट में राधिका ने अपनी जांघों को जोर से भींच लिया और हल्का सा कांप भी उठी। शिवा की कुछ उंगलियां पहले ही राधिका के कपड़ों को हल्के से छू चुकी थीं। उन्होंने उसे थोड़ा सहलाया और नर्म त्वचा का एहसास किया। शिवा समझ गए कि ये क्या है, और एक शरारती मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। राधिका का सिर शर्म से झुक गया। एक नर्म, कोमल सिसकी के साथ उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, जल्दी हटाओ। तुम कह रही हो कि हटाऊं, लेकिन पहले हटी नहीं, ना ही मेरा हाथ हटाया। अब जब मैंने छुआ तो तुमने सलवार नीचे खींची ताकि कोई न देखे। शिवा शांति से राधिका के कान के पास गए और उनकी बाली वाले कान पर गर्म सांस छोड़ी। राधिका का शरीर सिहर उठा। उनके चेहरे का लालपन उनके कानों तक फैल गया। सौभाग्य से उनकी पीठ ऑफिस के बाकी लोगों की तरफ थी, इसलिए किसी ने ये अटपटापन नहीं देखा। औरतों को संयम रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा मजा लेना कोई बड़ी बात नहीं, ना। शिवा की आवाज में जैसे कोई जादू था। राधिका ने हल्के से आंखें उठाईं, जैसे उनकी नजरों में बसंत की लहरें हों। उन्होंने शिवा को देखा। किसी ने तुम्हें थोड़ा मजा लेने दिया और तुम उसे ताना मारते हो। सावधान, मैं सचमुच चिल्ला सकती हूँ कि तुमने मुझे परेशान किया। शिवा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस सलवार के नीचे अपनी उंगली को हल्का सा हिलाया। उंगली एक खास नाजुक जगह पर टकराई और चुपके से उस पर गोल गोल घूमने लगी। राधिका ने हल्के से सिसकी ली और फौरन अपने होंठ ढक लिए। उन्हें शिवा की उंगली से गहरी बेचैनी महसूस हुई और वे जोर से सिसकने से बस बाल बाल बचीं। ऐसे ऑफिस में, जहां उनके सारे सहकर्मी मौजूद थे, एक नौजवान उनकी सबसे निजी जगह को छू रहा था और धीरे धीरे उंगली भी चला रहा था। फिर भी न केवल उन्होंने उसे रोका, बल्कि इसे छिपाने के लिए कुछ भी किया। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि उनके अंदर ऐसा पक्ष भी है, लेकिन जो अनजानी बेचैनी उन्हें मिल रही थी, उसने उन्हें इस हालत को कबूल करने में मदद की। जल्द ही राधिका को लगा कि उनकी जांघों के बीच हल्की नमी छा गई, जो धीरे धीरे उनके कपड़ों को भिगो रही थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो राधिका को लगा कि वे इस मज़े को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और खुद को शिवा की उंगलियों की तरफ धकेल देंगी। टिंग लिंग लिंग, टिंग लिंग, एस्टरिस्क। अचानक राधिका की मेज पर फोन बजा, जैसे कोई अलार्म। इससे थोड़ी चक्कर में आई राधिका घबरा गईं। उन्होंने अपनी कुर्सी को मेज की तरफ खींचा और फोन उठा लिया। शिवा का हाथ भी उस नाजुक जगह से निकल गया, लेकिन उनकी उंगलियों पर हल्की नमी रह गई। राधिका ने फोन कॉल को निपटाने के बाद ही गुस्से में मुड़कर शिवा को देखा। ये सब तुम्हारी गलती है। अभी दोपहर बाकी है और मैं अंदर से नम हूँ। ये बहुत अटपटा लग रहा है। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी नम हो जाओगी, शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी उंगलियों को हल्का सा रगड़ा। राधिका का गुस्सा फौरन गायब हो गया। उन्होंने शिवा की अनदेखी की। वे चाहती थी कि कोई गड्ढा मिले और वे उसमें छिप जाएं। ये दिन बहुत शर्मनाक था, लेकिन सिर्फ वे जानती थी कि उस वक्त उनके दिल में शर्म और पछतावे के अलावा एक अनोखा, अजीब सा सुकून भी था। अपनी मुश्किल सहकर्मी को हल्का सा चिढ़ाने के बाद शिवा ने दिल में खूब संतुष्टि महसूस की। वे उस हाई इंटेलिजेंस गेम को खेलने के लिए कंप्यूटर चालू करने वाले थे, तभी उनका फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। हाल ही में मिले ज़्यादातर कॉल्स बुरी खबरें लाए थे,
लेकिन इस बार जब शिवा ने फोन उठाया तो उन्हें लगा कि पहले के सारे कॉल्स कोई बड़ी बात नहीं थे। कॉल दाई माँ का था। उनकी कांपती, डरी हुई और रुआसी आवाज में वे बोली, शिवा बाबू। मैडम जी, उनका अपहरण हो गया। अध्याय 69, आखिर तुम हो कौन? अंजलि का अपहरण हो गया। क्या वे नासिक प्राइम अस्पताल में आराम नहीं कर रही थीं? दाई माँ, साफ साफ बताओ, क्या हुआ? शिवा को ये चौंकाने वाली खबर मिलने के बाद वे शांत हो गए। मुझे अभी रणवीर साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि शिवा बाबू को उत्तरी क्षेत्र के नासिक रिवर पोर्ट के गोदाम नंबर 84 पर जाना है। मैडम जी और मीरा जी दोनों को वहां ले जाया गया है और हमें पुलिस को बुलाने की इजाजत नहीं है, वरना। आखिरी शब्दों पर दाई माँ इतना रो पड़ी कि वे बोल नहीं सकीं। दाई माँ, क्या तुमने इसकी पुष्टि की है? हाँ, मैंने पुष्टि की। दाई माँ ने कहा, डॉक्टर और नर्सें सब घबरा रहे हैं। मीरा जी के साथ मैडम जी अस्पताल के उद्यान में टहलने गई थी और लौटी नहीं। मैंने अस्पताल के प्रबंधन से कहा है कि इसे अभी गुप्त रखें, लेकिन सच जल्दी या देर से बाहर आ जाएगा। हम क्या करें? एक बाप और बेटी के बीच ऐसा कुछ होने के लिए शिवा बस इतना कह सकते थे कि उन्हें रणवीर को इतना पीटने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुका था। इस शख्स में वाकई ताकत थी, आखिरी दम तक हार नहीं मानने की जिद। दाई माँ, घबराओ मत, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। घर पर रहो, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। शिवा ने दाई माँ को थोड़ा ढांढस बंधाया, फिर फोन काट दिया। शिवा को लगा कि ये मामला अजीब है। तर्क के हिसाब से रणवीर के सीमित साधनों के साथ वो अस्पताल के उद्यान से 2 औरतों का अपहरण नहीं कर सकता था और न ही उन्हें नासिक रिवर पोर्ट तक ले जा सकता था। ऐसा करने के लिए जरूर कोई खास शख्स उसकी मदद कर रहा था। लेकिन राहुल रॉय ने पिछली बार अंजलि की हद को छू लिया था, तो वो रणवीर की मदद नहीं करेगा। फिर ये कौन हो सकता है? हालांकि शिवा जानते थे कि रणवीर बदला लेने के लिए कुछ कर रहा था और इस वक्त वो दोनों औरतों को चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर भी उन्हें डर था कि अगर रणवीर ने कुछ गलत कर दिया तो। इसलिए शिवा ने फौरन वहां पहुंचने का फैसला किया। ऑफिस की औरतों की हैरानी के बीच शिवा अभी अभी लौटे थे और फिर से ऑफिस से निकल गए। इससे सारी औरतें एक दूसरे को निराश नजरों से देखने लगीं। नासिक रिवर पोर्ट भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक है, जो एक विशाल इलाके में फैला है। जो इसे खुद न देखे, वो इसकी विशालता को समझ ही नहीं सकता। गोदावरी नदी जहां तक नजर जाती थी, फैली हुई थी। लहरों की आवाज बंदरगाह को बेहद ठंडा और सुनसान बनाती थी। बंदरगाह में घुसने के बाद कार ने समतल जमीन पर अपनी रफ्तार दिखाई। दूर से देखने पर एक सफेद लग्जरी कार मिसाइल की तरह बंदरगाह के किनारे पर दौड़ती दिखती थी। शिवा ने अपने आसपास पर पूरा ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने सड़क किनारे गोदामों की संख्या देखते हुए गैस पेडल दबाया। उत्तरी दिशा में 10 मिनट तक जाने के बाद उन्हें बड़ा लाल नंबर 84 वाला गोदाम मिला। पूरा गोदाम जीर्ण शीर्ण था। जंग लगे धातु के दरवाजे हल्के खुले थे और किनारे पर पथरीली सामग्री और चूने का पाउडर बिखरा पड़ा था, जो भयानक गंदगी जैसा लग रहा था। जैसे जैसे शिवा मंजिल के करीब पहुंचे, उनका दिल और शांत होता गया। सच कहें तो अपहरण जैसे शब्द का इस्तेमाल हमेशा दूसरों के खिलाफ किया जाता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब कोई उनकी औरत का अपहरण करेगा। भले ही वो रूखी औरत खुद को वैसा न मानती हो, फिर भी शिवा के लिए ये हैरान करने वाला था कि हंसे या रोएं। कार का दरवाज़ा बंद करने के बाद शिवा ने गोदाम के आसपास तेजी से नज़र दौड़ाई और मन ही मन गंभीर हो गए। हालांकि समझना मुश्किल था, उनकी तेज इंद्रियों ने उन्हें कई छिपे कोनों में तैनात पेशेवरों को नोटिस करने दिया, जो घुसपैठियों की तलाश में थे। वे गोदाम की हर हलचल पर नज़र रखने के लिए सटीक कोनों पर खड़े थे। शिवा ने अंदाज़ा लगाया कि उनके पास मध्यम दूरी की राइफलें भी होंगी। ये एक ऐसा गिरोह था जिसके मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। शिवा को ये सब दिलचस्प लगा,
और हल्का सा अजीब उत्साह भी महसूस हुआ। बड़े प्रवेश द्वार से गोदाम में कदम रखने पर सड़न की गंध छाई थी। फर्श खाली था, जबकि खिड़कियों के छेदों से सूरज की किरणें चमक रही थीं, जिससे गोदाम में अशांत हवा घूमती सी लग रही थी। गोदाम के एक कोने में शिवा ने दो नाजुक आकृतियां देखीं, जो एक साथ बंधी थीं। वे सिर्फ अंजलि और मीरा को कुर्सियों पर एक साथ बंधे देख सकते थे। रस्सियां उनके अंगों को कुर्सी से कसकर जकड़े थीं। वे पीठ पीठ बैठी थीं और एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकती थीं। उनके सामने हाफ शर्ट पहने मजबूत मर्दों का एक झुंड था। कुछ लंबे और तगड़े थे, कुछ छोटे और पतले, लेकिन ज्यादातर की त्वचा गहरी थी। जाहिर था वे अक्सर तेज धूप में रहते थे, लेकिन शिवा ने जो ज्यादा गौर किया वो ये था कि जब उन्होंने उन्हें अंदर आते देखा तो वे बेपरवाह रहे, जैसे उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वे आपस में कुछ बातचीत जारी रखे हुए थे। शिवा ने उनके हाथों और पीठ पर हथियार देखकर और उत्साह महसूस किया। ज्यादातर असॉल्ट राइफलें थीं। ये बंदूकें अपने आप में खास नहीं थीं, लेकिन ये भारत में दिख रही थीं। अगर ये कोई और देश होता, जैसे अमेरिका, तो शिवा को कोई परवाह नहीं होती कि कोई राइफल लेकर सड़कों पर घूमे। लेकिन यहाँ, जहाँ पिस्तौल भी दुर्लभ थी, ऐसे हथियारों वाला झुंड बिल्कुल असामान्य था। शिवा को साफ पता था कि जो संगठन खुद को भारत रक्षक कहता था, वो खोखला दावा नहीं था। इन लोगों का बिना पकड़े चुपके से नासिक में घुसना और अपहरण करना दिखाता था कि वे वाकई काबिल थे। जैसा शिवा सोच रहे थे, रणवीर, जो कई मजबूत मर्दों से बात कर रहा था, ने आखिरकार शिवा को देखा। उसके चेहरे पर फौरन नफरत और कुटिल हंसी उभरी। रणवीर जी, क्या ये वही नौजवान है जिसे आप पकड़ना चाहते थे? ये सवाल अंग्रेजी में पूछने वाला एक शख्स था, जिसने हाफ शर्ट, खाकी पैंट पहनी थी और छोटे बाल थे। ये उनका सरगना लगता था, क्योंकि उसके हाथ में एक हैवी पिस्तौल थी, जो सिर्फ ताकतवर सैनिक ही रख सकते थे। ये उस झुंड में इकलौती पिस्तौल भी थी। शिवा इस वक्त करीब थे। जब उन्होंने उस शख्स का विदेशी उच्चारण सुना, तो चौंक गए। ये विदेशी भाड़े के सैनिकों का लहजा था। हाँ, मिस्टर लॉन्ग, मुझे उम्मीद है आप उसे पकड़ लेंगे। मैं खुद उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, रणवीर ने जहरीले अंदाज में जवाब दिया। उसी वक्त अंजलि और मीरा, जो दो कुर्सियों पर बंधी थीं, ने शिवा के आने पर गौर किया। अंजलि ने शिवा को जटिल नजरों से देखा। उनके पीले, खूबसूरत चेहरे पर हल्की निराशा थी। वहीं मीरा जिद्दी और थोड़ी हैरान दिखी, जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि शिवा अकेले उनके लिए यहाँ आएगा। लॉन्ग नाम का शख्स शिवा की लंबी चौड़ी कद काठी को नाप रहा था। उसने बिना भाव के कहा, रणवीर जी, मुझे कहना पड़ेगा, हमें किराए पर लेना इसकी कीमत नहीं। अगर सिर्फ इस शख्स को संभालना है, तो मेरा एक माथा ही काफी है। बाकी मजबूत मर्दों ने अपने सरगना के आकलन को मानते हुए गर्व भरी मुस्कान दिखाई। रणवीर ने दांत पीसे और बोला, नहीं, मिस्टर लॉन्ग, जब मैं इस सौदे को पूरा कर लूंगा और उस बेवफा औरत से मुझे मिलने वाले शेयर हासिल कर लूंगा, तो जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं। उनके चेहरे पर अंधा लालच झलक रहा था, जब उन्होंने अंजलि की तरफ देखा। दरअसल, इन सालों में अंजलि ने रणवीर के मूल 30% शेयरों को 1% से भी कम कर दिया था। लगातार अपने शेयर बेचने से धीरे धीरे उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाया गया। इस बार, उन्होंने अपने बचे सारे शेयर बेच दिए, बस इस मौके के लिए। अंजलि ने बिना डरे रणवीर को जवाबी नजरों से देखा, जैसे उन्हें कोई भावना नहीं थी। उन्होंने ठंडेपन से कहा, रणवीर, तुम वाकई मुझे निराश करते हो। उन्हें लगा कि ये शख्स अब उस हद पर पहुंच चुका था, जहां से वापसी नहीं थी। उन्होंने उसे बाप कहने के बजाय सीधे रणवीर कहकर पुकारा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस भयानक हालत में, जिस शख्स का इससे कोई लेना देना नहीं था, वो वाकई शांति से उस सजा का सामना करने आ गया, जिसका वो हकदार नहीं था। अंजलि ने ग्लानि भरी नजरों से शिवा को देखा। हालांकि उन्हें इस शख्स की बुरी छवि थी,
फिर भी उनके लिए अकेले यहाँ आने का मतलब था कि अगर वो कहें कि उन्हें इसका असर नहीं हुआ तो वो झूठ बोल रही होंगी। रणवीर, तुम मर्द नहीं हो। अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? मीरा का स्वभाव उग्र था और इस वक्त वो गालियां देने से पीछे नहीं हटी। रणवीर ने कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, फिर मीरा पर बुरी तरह बरसा, तू उग्र लड़की, मैं कब से तुझसे चिढ़ा हुआ हूँ। एक बार ये मामला निपट जाए, मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगा। अगर पहले उस बुजुर्ग संरक्षक ने तेरा साथ न दिया होता तो मैं तुझे सबक सिखा चुका होता। तुझे लगता है तू कौन है? तू बस हमारे रावत परिवार की पालतू नालायक है। तुम बेशर्म हो, नीच, घिनौने। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने आज़ाद होने की कोशिश में छटपटाया, लेकिन पेशेवर ढंग से बंधी रस्सी ने उनके सारे प्रयास बेकार कर दिए। शिवा ने अंजलि की ग्लानि भरी नज़र और मीरा के जिद्दी प्रतिरोध को देखा। उनके दिल में दोनों औरतों के लिए बेहतर राय बनी। एक को सही गलत और दया का पता था, दूसरी ने जोरदार, ईमानदार और बहादुर बने रहने के लिए हार नहीं मानी। अफसोस, मानव इतिहास में औरतें हमेशा कमज़ोर की भूमिका में रही हैं। इस दुनिया में नारीवाद इसलिए जन्मा क्योंकि औरतों को बराबरी नहीं मिलती थी। इसका सबसे सीधा कारण ये था कि औरतें सचमुच मर्दों को नहीं हरा सकती थीं। उनके सामने का हाल भी ऐसा ही था। चाहे ये दोनों औरतें कारोबारी दुनिया में कितनी चमकदार हों, चाहे कितने मर्दों को हराएं, जब बात सबसे पुराने, सबसे घिनौने हमले की आती थी, तो अपनी तेज जुबान के अलावा वे कुछ नहीं कर सकती थीं। शायद ये इंसानियत की कीमत का हिस्सा था। अगर औरतें मर्दों जितनी ताकतवर होती, तो मर्दों को राजकुमारी बचाने वाले सिपाही बनने का मौका कैसे मिलता? लॉन्ग नाम का मजबूत शख्स हिंदी नहीं समझता था और रणवीर व दोनों औरतों के झगड़े को समझने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने शिवा को देखा और गौर किया कि शिवा में जरा भी डर नहीं था। उसने तारीफ में सिर हिलाया। अंग्रेजी में बोला, हालांकि तुम्हें जल्दी ही सबक सिखाया जाएगा, तुम फिर भी बहादुर हो। मैं तुम्हें पूरी तरह सलामत मरने दूंगा। शिवा ने अजीब सी मुस्कान बनाई और उस शख्स को दिलचस्पी से नापा। फिर उन्होंने रणवीर और दोनों औरतों को समझाने के लिए एक बात कही। आपका नाम लॉन्ग है, आपका पूरा नाम क्या है? लॉन्ग नाम का शख्स थोड़ा चौंका। उसकी भौहें सिकुड़ी और उसी भाषा में जवाब दिया, तुम ये विदेशी जुबान बोल सकते हो। विक्रम सिंह आपके लिए कौन है? शिवा ने मुस्कुराते हुए पूछना जारी रखा। अगर विदेशी जुबान बोलने से उस शख्स को हैरानी हुई, तो जब शिवा ने उसी जुबान में विक्रम सिंह का नाम लिया, तो उसके चेहरे पर सिर्फ हैरान ही बचा था। आखिर तुम हो कौन? उसका चेहरा गंभीर हो गया। अध्याय 70, मुझे इतना मत सराहो। या क्योंकि विदेशी जुबान को सिर्फ मौजूद विदेशी भाड़े के सैनिक ही समझते थे, शिवा ने अपने शब्दों को जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, चलो किसी शांत कोने में चलते हैं, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वीरेंद्र की आंखों में एक चमक उभरी, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिलाया और शिवा को रास्ता देने का इशारा किया। एक शब्द न समझते हुए रणवीर ने जल्दी से पूछा, मिस्टर लॉन्ग, इसका क्या मतलब है? मैं आपका नियोक्ता हूँ। क्या हो रहा है? तुम उसे क्यों नहीं पकड़ रहे? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। मुझे तंग मत करो। वीरेंद्र ने अपनी हैवी पिस्तौल उठाए। उसकी काली नाल सीधे रणवीर के माथे पर तनी और उसने ठंडे लहजे में कहा, हम सिर्फ तुम्हारे किराए के सैनिक हैं। हम कैसे काम करते हैं, ये तुम्हें हुक्म देने का हक नहीं। रणवीर इतना डर गया कि फर्श पर गिर पड़ा, ठंडे पसीने में कांपते हुए, और एक और शब्द बोलने की हिम्मत न हुई। शिवा को रणवीर की तरफ देखने का मन नहीं था। उन्होंने वीरेंद्र को गोदाम के दूसरे कोने में ले जाया। ये पक्का करने के बाद कि कोई देख नहीं सकता, उन्होंने मुड़कर विदेशी जुबान में पूछा, सागर तूफान भारत में क्यों आया? क्या तुम लोग सूरज ज्वाला दल से बेखबर हो? सागर तूफान और सूरज ज्वाला दल सुनकर वीरेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी हैवी पिस्तौल अचानक शिवा के सिर पर तन गई। उसने भारी आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन?
तुम हमें कैसे जानते हो? सूरज ज्वाला दल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? शिवा ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर मैं सूरज ज्वाला दल से होता तो क्या तुम्हें लगता कि तुम लोग यहाँ से जिंदा निकल पाते? फिर तुम हो कौन? वीरेंद्र ने ढील देने की हिम्मत नहीं की। सामने वाला शख्स उसे अजीब सा दबाव दे रहा था। जितना वो उसे देखता उतना ही उसका पहला अंदाजा गलत लगता। शिवा ने एक पल सोचा और हल्की हिचक के साथ अपनी कमीज की जेब से कुछ निकाला। छोटी जेब में जाहिर है कोई हथियार नहीं हो सकता था, सो वीरेंद्र ने इसे खतरनाक हरकत नहीं माना और ट्रिगर नहीं दबाया। वो चुपचाप इंतजार करता रहा कि शिवा क्या निकाल रहा है। क्या तुम इसे पहचानते हो? शिवा ने जेब से जो निकाला वो एक छोटी सी पवित्र अंगूठी थी, किसी सादे छल्ले जितनी। अंगूठी की धातु चांदी जैसी लगती थी, लेकिन सालों के इस्तेमाल से इसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। इसमें कोई नगीना नहीं था, बस एक धातु का छल्ला था। लेकिन जो अजीब था, उसमें स्याही सी चमक वाले नक्शे थे, इतने जटिल कि आंखें चकरा जाएं। अगर अंगूठी वीरेंद्र को पहले हल्की जानी पहचानी लगी, तो जब उसने इसके किनारे पर बारीक नक्काशी देखी, प्राचीन संस्कृत शब्द, तो उसका खून जम गया और सांस रुक गई। उसने ये अंगूठी अपने गिरोह के दस्तावेज में देखी थी। उनके बीच इस अंगूठी का वजूद सिर्फ एक किंवदंती था। हालांकि भले ही वो अपनी जिंदगी में इसे देखने की उम्मीद न करें, उन्हें इसे याद रखना था, खासकर उन संस्कृत शब्दों को जो अंदर उकेरे थे। ये शब्द प्राचीन भारत से आए थे, एक ऐसी जुबान जो कब की लुप्त हो चुकी थी। लेकिन इस रहस्यमयी जुबान में एक शब्द था, या कहें एक नाम, जो वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। क्योंकि जो इस अंगूठी का मालिक है, उसके पास एक खास क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता है, और वो शख्स वो है जिसे वो अपनी रूह की गहराइयों से सबसे ज्यादा सराहते हैं। शिवा ने वीरेंद्र के चेहरे का भाव देखा और समझ गए कि वो सब समझ चुका है। सो उन्होंने लापरवाही से अंगूठी को अपनी कमीज की जेब में वापस रख लिया। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये चिन्ह, जो दुनिया को उलट सकता है, रोज इस शख्स की जेब में चुपके से पड़ा रहता है। ठीक है, ऐसा चेहरा मत बनाओ। मुझे यकीन नहीं कि मेरा सागर तूफान मूर्खों ने बनाया है। शिवा ने वीरेंद्र के चौड़े कंधों को दोस्ताना थपथपाया। शिवा की गर्म मुस्कान देखकर वीरेंद्र होश में आया। उसे सिर्फ सर्दी की ठंड, ध्रुवों की बर्फ और इस शख्स की पुरानी कारस्तानियों का ख्याल आया। वो ठंडे पसीने में डूब गया, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर झुक गया। वो अपना सिर सीमेंट के फर्श में गाड़ देना चाहता था। आपका मातहत वीरेंद्र अपने महान नेता को सलाम करता है। वीरेंद्र ने ईमानदारी से हकलाते हुए चिल्लाया। शिवा ने भौहें उठाईं। तुम्हारा नाम वीरेंद्र है, तो विक्रम सिंह तुम्हारा भाई है। जी, महान नेता। वीरेंद्र अभी भी जमीन पर था, सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी, और आदर से जवाब दिया। शिवा ने लाचार सांस ली। खड़े हो जाओ, ये भारत है, मेरा इलाका नहीं। तुम्हें इतने रीति रिवाज निभाने की जरूरत नहीं। वीरेंद्र ने देखा कि शिवा का उसे डांटने का इरादा नहीं था। वो सावधानी से रेंगा, 3 कदम पीछे हटा, फिर सीधा खड़ा हुआ। जिस नज़र से उसने शिवा को देखा, वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी शेर सी आंखें पागल आदर और सलामी से भरी थीं। वो वाकई उससे मिला। वो शख्स जिसे उसके भाई ने भगवान सा बताया था, सचमुच उसकी आंखों के सामने था। हाँ, शिवा को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने कहा, मुझे महान नेता कहलाना पसंद नहीं। अगर बुरा न मानो तो कृपया कुछ और बुलाओ। तुम मुझे मेरे दूसरे नाम से पुकार सकते हो। जी, महान सूर्यदेव। वीरेंद्र ने गर्व से चिल्लाया, जैसे इस नाम को पुकारना कोई अनमोल बात थी। ये देखकर कि वीरेंद्र ने उनकी पहचान समझ ली, शिवा ने कोई भारी भरकम बात नहीं की। उन्होंने साफ पूछा, सागर तूफान यहाँ क्यों आया? भले ही मैंने भारत में घुसने पर पाबंदी का हुक्म नहीं दिया, तुम्हारा भाई विक्रम सिंह मशहूर सावधान शख्स है। वो ऐसी मूर्खतापूर्ण भूल नहीं करेगा। वीरेंद्र ने आदर से जवाब दिया, महान सूर्यदेव को रिपोर्ट,
हमारे सागर तूफान की हरकतें सिर्फ भारत के नदी क्षेत्रों तक सीमित हैं। हम वहां धोने लाने का काम करते हैं, सो सूरज ज्वाला दल का ज्यादा ध्यान नहीं पड़ा। इस बार हमें रणवीर से काम सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने जो काम दिया वो कम जोखिम वाला और छोटे दायरे में था। सोच विचार के बाद हमने ये मिशन लिया। उसके पास तुम लोगों को किराए पर लेने के लिए इतने पैसे थे? शिवा ने उत्सुकता से पूछा। सुना है, उसने सारे शेयर बेचकर पैसे जुटाए। वीरेंद्र ने जवाब दिया, ये हमारे लिए ऐसे साधारण मिशन के लिए काफी था। जब उसने साधारण मिशन कहा, वीरेंद्र को अचानक लगा कि कुछ गलत है। ये मिशन कैसे साधारण था? जिस शख्स से उन्हें निपटना था वो सामने था। वो अपने शब्द बदलना चाहता था, लेकिन वीरेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो अजीब से चेहरे के साथ चुप रह गया। शिवा को ये बात अटपटी नहीं लगी। उनके दिमाग में उन्होंने नतीजा निकाला कि रणवीर ने अनामिका इंटरनेशनल के सारे शेयर बेच दिए होंगे और भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेने के लिए काफी पैसे जुटाए। वो हंस पड़े। रणवीर ने जिन भाड़े के सैनिकों को किराए पर लिया वो उनके मातहत निकले। ये रणवीर के लिए बेहद बदकिस्मती थी। वीरेंद्र, तुम अपने भाइयों को ले जाओ और निकल जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, शिवा ने कहा। महान सूर्यदेव, क्या रणवीर को खत्म करना है? मुझे डर है कि अगर आप खुद ऐसा करेंगे तो ये आपके हाथ गंदे करेगा। वीरेंद्र की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसके दिल में वो रणवीर को गोली मारना चाहता था। इस मूर्ख बूढ़ी ने उसे भाड़े की दुनिया का मजाक बना दिया। तुम सूर्यदेव को सबक सिखाना चाहते हो? ये मजाक नहीं है। पाताल तो महान सूर्यदेव का खेल का मैदान है। शिवा ने सिर हिलाया। रणवीर को बांध दो, उसे कोने में फेंक दो और तुम निकल जाओ। जो होगा मैं बाद में देख लूंगा। तुम जितना यहाँ रुकोगे, सूरज ज्वाला दल का गुस्सा उतना बढ़ेगा। हम आपके हुक्म का पालन करेंगे। वीरेंद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सैनिकों का मिशन पालन करना था, वो भी सबसे ऊंचे स्तर का हुक्म। रणवीर, जो पहले ही दबा हुआ था, बेहद गुस्से में था। ये बेवकूफ सैनिक पैसे लेने के बाद अपने नियोक्ता के सिर पर बंदूक तानते हैं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत न होती और वो इन्हें हरा न पाता तो वो इन्हें कई बार लात मारना चाहता। इस वक्त उसने वीरेंद्र को बिना भाव के चलते देखा और फौरन उत्सुक मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर लॉन्ग, क्या तुमने उस घटिया शख्स को पकड़ लिया? वीरेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने दो नजदीकी मातहतों से विदेशी जुबान में बात की। दोनों ने फौरन गंभीर ढंग से सिर हिलाया। पल भर में उन्होंने रणवीर को बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। रणवीर की ताकत इन मर्दों की नज़र में कुछ भी नहीं थी। उसे गठरी की तरह बांधने के बाद उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी मूर्खता को कब का न्याय की आग में जल जाना चाहिए था। वीरेंद्र ने चलते हुए अंग्रेजी में ये बात कही, फिर रणवीर को एक लात मारी जिससे वो बेहोश हो गया। सब कुछ निपटने के बाद वीरेंद्र ने सीटी बजाई। पलक झपकते चारों तरफ से भाड़े के सैनिक उभरे और व्यवस्थित ढंग से सलामी दी। वीरेंद्र ने हुक्म देने के बाद सबने एक नारा लगाया जिसका मतलब सिर्फ वही जानते थे। फौरन बाद अंजलि और मीरा की हैरानी में जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था वो हवा की तरह गोदाम से निकल गए और पल में नजरों से ओझल हो गए। जब दोनों औरतें इस हाल का कुछ समझ नहीं पाईं, शिवा वही पुरानी लापरवाह मुस्कान के साथ आगे आए। उनके चेहरे पर हल्की खुशी भी थी। शिवा, इसका क्या मतलब है? मीरा ने पूछ लिया। अभी वो इतने तनाव में थी, ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मैं कहता हूँ, मीरा जी, क्या तुम रस्सियाँ खोलने तक का इंतजार कर सकती हो? तुम्हें दर्द नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी प्यारी पत्नी अंजलि को दर्द हो रहा है। शिवा ने अंजलि को गौर से देखा और जटिल रस्सियों को कुशलता से खोल दिया। अंजलि ने उन्हें गहरी नज़र से देखा और धीमे से बोली, तुम इसे उन लोगों से भी तेजी से खोलते हो जिन्होंने हमें बांधा था। शिवा ठिठक गए, फिर अटपटे ढंग से मुस्कुराए। उनके दिमाग में आया, ये तो स्वाभाविक है, यही मेरा काम है।
दोनों औरतों को रस्सियों से आज़ाद करने के बाद वे धीरे धीरे खड़ी हुईं, अपनी बाहें मलते हुए, और फिर शिवा को अजीब नज़रों से देखा। आखिर जो कुछ हुआ वो बहुत रहस्यमय था। इस शख्स ने ये हाल कैसे संभाला? मुझे पता है तुम दोनों के मन में ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन पहले बाहर कार में बैठो। मैं तुम्हें पहले नासिक प्राइम अस्पताल ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे सब बताऊंगा, शिवा ने कहा। फिर वो अंजलि ने अपने होंठ हल्के से हिलाए और फर्श पर बेहोश रणवीर की तरफ देखा। शिवा ने सख्ती से कहा, क्या तुम अब भी उस दयालु रवैये को बनाए रखना चाहती हो? अंजलि ने खाली नजरों से देखा, फिर कड़वाहट से आंखें बंद की। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, उनकी नजरों में ठंडक और दृढ़ता थी। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, चलो चलते हैं।